दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है नीरज शर्मा और हर शनिवार की भांति इस बार भी मैं अपने पिटारे में से एक हीरा निकाल कर लाया हूं। उस हीरे की चमक, चकाचौंध, खूबसूरती, तराशा कैसे गया है ये आप जानेंगे। अभी थोड़ी देर में आपको सब बातें पता लगेंगी और समझ में आएगा। दोस्तों, आज जिस शख्सियत को मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, उस लड़की ने 1995 मेरी एक फिल्म में काम किया था। फिल्म का नाम था आरंभ और शिमला में उसकी शूटिंग हुई थी। उस वक्त की वो सीधी सादी साधारण सी लड़की आज विदुषी है, थिएटर की डायरेक्टर है, एक्ट्रेस है, फिल्मों में, रेडियो पर, टेलीविजन पर बहुत काम किया है। और आज उनका जो बैकग्राउंड है उसको अगर देखें तो कैसे देखें? उनके माध्यम से हम देखेंगे कि इतना लंबा सफर जो उन्होंने तय किया, उस सफर के अंदर कौन कौन से पड़ाव आते गए और वो मील के पत्थर बनते चले गए। दोस्तों, हमारे साथ हैं आज सविता शर्मा नागर। सविता, आप सभी आपका को स्वागत है। जी धन्यवाद नीरज जी। और आज कार्यक्रम में जुड़ने वाले सभी मेरे साथी जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, और मैं उन सभी का आभार करती हूँ, प्रणाम करती हम्म तो ये जो मैंने सफर की बात की, ये दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस हीरे की बात कर रहा हूँ। वो कैसे तराशा गया, कैसे चमक आई, कैसे कैसे उसमें कारीगरी हुई, कैसे रौनक आई, और ये सफर कैसे तय हुआ, ये हम सविता से पूछेंगे। हमारे साथ निशा निशांत जुड़ी हैं। निशा जी, आपका स्वागत है या वेलकम। और तो सविता, आप हमें ये बताएंगे, हमारे साथ जुड़े हैं अमरजीत अरोड़ा। नमस्कार नीरज सर, नमस्कार अमरजीत जी, नमस्कार, प्रणाम। प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ये प्रोग्राम आपसे होता है और आप आएंगे तभी रौनक होती है। आप लोग आ रहे हैं, आए हैं, आप लोगों का शुक्रिया बहुत बहुत। तो सविता, ये जो 1995 के अंदर जो लड़की मुझे मैंने जिसको देखा था, और ये रक्षंदा रूही मेहंदी जुड़ी हैं। आदाब 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 आदाब। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जुड़ने के लिए। तो 1995 की जो वो लड़की थी, वो किसी जी। बात तो मुझसे रूठ भी गई थी शूटिंग के दौरान। जी। तो वो लड़की आज की सविता नागर, सविता शर्मा नागर, ये सफर, ये कैसे तय हुआ, कैसे चला? हम अलग अलग आयामों की बात करते जाएंगे, लेकिन शुरुआत कैसे हुई ये तो आप बताएंगी। अ, नीरज जी, सबसे पहले तो ईश्वर को धन्यवाद कि और मेरा सौभाग्य कि मेरे नाम के साथ नागर जुड़ा है। हम्म। और इस नागर शब्द को जोड़ने वाले ईश्वर तो हैं ही, उनके साथ मेरे पति, हम्म। एक रंगकर्मी। उनके साथ में जितने भी टाइटल लगाऊं वो शायद कम होंगे। बेहतरीन इंसान, अ, कलाकार, अभिनेता, लेखक, निर्देशक। संदीपन से मेरा जुड़ाव एक काम के सिलसिले में हुआ। हम लोग एक बरेली में काम कर रहे थे, और उनका कहना था कि उन्होंने जब मुझसे फोन पर बात की थी बरेली से जी। एज डायरेक्टर, तो वो कहते मैं तुम्हारी आवाज से जुड़ गया था। वो एक एक लाइन बोलते थे, तुमसे सदियों की वफाओं का कोई सिला था, तुमसे मिलने की लकीरें थी मेरे हाथ में। और क्या तब बात है। तक मुझे बिल्कुल नहीं पता था उनका क्या परिवार है। इनफैक्ट मैं कहूँ, ये बहुत अजीब बात है कि मेरे परिवार में कोई दूर दूर तक साहित्य, सिनेमा, रेडियो से कोई नहीं जुड़ा हुआ है। और मुझे भी समझ नहीं थी, तब तक मैं बतौर कलाकार ही काम कर रही थी। पर जब मैं वहां गई और मैंने देखा कि एक निर्देशक के तौर पर तो अलग बात है, पर संदीपन को सब जो मिल रहे हैं वो इतना आदर, इतना सत्कार। तो मैंने किसी से पूछा वहां पर कि भाई, मैं बहुत निर्देशकों से और भी मिली हूँ, पर आप सभी लोग इनके आगे बढ़े, ऐसा क्या है इनमें? तो तब सबने बताया, आप जानती हैं ये किस परिवार से हैं? ये आदरणीय, ऐसे कान पकड़ के लोग बोलते थे, आदरणीय श्री अमृतलाल नागर जी की सुपुत्री
क्या आदरणीय बात। श्रीमती अचला नागर जी के सुपुत्र हैं। वाह वाह। तो तब जब मुझे इस परिवार को मैंने जाना समझा, तो शायद मैं संदीपन से ज्यादा परिवार से जुड़ी थी। हम्म। मैं उस समय मुझे लगा मैं कैसे माँ से, माँ तो अब कहती हूँ, बट मुझे उनसे मिलने की इच्छा हुई। और चूंकि संदीपन मथुरा से थे तो एक अलग माहौल था उस पूरे सेट पर। और बस हम दोनों को लगाव हुआ, काम का लगाव हुआ। मैंने इतना कमाल का के निर्देशन में काम किया। मुझे जब पहली स्क्रिप्ट मिली नीरज जी, तो उसमें बाकायदा हर सीन के स्केचेस बने हुए थे। संदीपन बहुत अच्छे स्केचिंग भी करते थे, तो मुझे किरदार को समझने में दिक्कत नहीं हुई। और एस एम जहीर साहब और मुझ पर वो पूरी फिल्म थी, एक पिता और पुत्री पर। बहुत हम्म। बेहतरीन तरीके से संदीपन ने उसे निर्देशित किया था। एक सीन में मुझे याद है, चलते सीन में वो मुझे निकाल कर ले गए, कह रहे रोकिए ये सीन अभी, इसको कट कीजिए। तो मुझे लगा सब कुछ सही हो रहा है, क्या हुआ? तो कहते नहीं, आपने ये जो स्लीपर पहने हुए हैं ये रबर के हैं, और ये जो समय है फिल्म का उसमें प्लास्टिक की खटखट चाहिए मुझे साउंड तुम्हारे वाह। चलने में। तो क्या मुझे बात। वो निकाल सीन से लेके गए, और उन्होंने मुझे वो चप्पलें दिलवाई, और चप्पल पहन के तब वो सीन हुआ। तो ऐसे वाह मेरा वाह। संदीपन से जुड़ाव हुआ, और संदीपन के माध्यम से मैं नागर परिवार से जुड़ी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत बढ़िया बात बताई आपने। ये बड़ी नफीस बातें हैं, जिसे कहते हैं ना प्रेसिशन कास्टिंग। और जी इन बातों का ध्यान रखना, एक डायरेक्टर अगर ध्यान रखता है तो उसका जो जी ग्रेड बहुत ऊंचा है। ये जी हमारे साथ अर्चना प्रभाकर जुड़ी है। ये पिछली जी। बार हमारे प्रोग्राम में थी। अर्चना ने बहुत मेरा अच्छी अच्छी बातें प्रणाम बताई। आपको अर्चना जी। आपका स्वागत है। और ये स्टार्स विद नीरज शर्मा से, अच्छा ये शायद दिनेश शर्मा होंगे, ये अजीत भाई होंगे। ये आपको स्वागत नमस्ते कर रहे हैं सुचित्रा जी को। जी टीना धीमान जुड़ी हैं। नमस्कार जी। सर। एंड सविता मैम। सुचित्रा जी, मेरा आपको बहुत आदर वाला प्रणाम। और ये हमारे साथ रक्षानंद रूही मेहंदी जुड़ी है, शी सिंग वंडरफुल। और अमरजीत अरोड़ा जी कह रहे हैं, सर जी मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने सविता जी की डायरेक्शन में काम किया है। शी इज वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस एंड डायरेक्टर। अरे सविता जी की डायरेक्शन में तो मैंने भी काम किया है। अमरजीत जी बहुत अच्छे, बहुत ही प्यारे, और बहुत ही जिसे कहते हैं कमाल के कलाकार हैं। निर्देशक जो जो सिखाना चाहता है, अगर कोई उसे वहां तक ले रहा होता है, तो निर्देशक और ज्यादा उस कलाकार के साथ काम करता है। और इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बहुत अच्छे से अभिनय किया मेरे निर्देशित प्ले में। बहुत अच्छी जी। बात है ये तो। और निशान जी कह रहे हैं, नीरज जी बहुत खूबसूरती से आप बातें निकाल रहे हैं। निशा जी, हमारा काम ही ये है। थैंक निशा यू वेरी जी, मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। जी। निशा जी हिंदी अकादमी से जुड़ी हैं, और मेरा सौभाग्य कि उन्होंने मुझे मेरी कहानियों को स्थान दिया अपनी बहुत ही सम्माननीय पत्रिका है इनकी, जिन्हें ये ये संपादित करते हैं। वाह जी। वाह 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 वाह। टीना धीमान लिखती है, सर आपकी शर्ट मेरी शर्ट, और मैम आपकी इयररिंग्स। अरे आज वाह, तक किसी ने ये कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया। थैंक यू टीना। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। अच्छा ये जयेश नरोत्तमो जुड़े हैं, हेलो नीरज जी, हेलो। ये लंदन से जुड़े हैं, आपका स्वागत है। और थैंक सुधीर रिखाड़ी, मैंने भी डायरेक्शन में काम किया है, वाह। और मैं थोड़ा सा कहूंगी, सुधीर जो है, ये नीरज जी बहुत कमाल के एक्टर हैं। ये नैनेस जी से भी जुड़े हुए हैं, और ये बहुत अच्छा गाते हैं। तो मेरे अब जो मैंने प्ले किया था, उसमें एक गायक का रोल था जो राजस्थान से जुड़ा हुआ है। ये अब आगे आगे बात होंगी, सब कुछ हाँ अभी नहीं बिल्कुल बता, बिल्कुल बिल्कुल। बट इन्होंने सुचित्रा जी कह रही इन्होंने है, बहुत बढ़िया। सुचित्रा जी कह रही है मैंने भी आपके डायरेक्शन में काम किया है। सुचित्रा जी आप तो आप, मैंने भी काम किया इनके डायरेक्शन में। वो मेरा अब बातें हम करेंगे। मैं बिल्कुल इतनी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे जो कहते हैं शीर्ष वाले, शीर्षस्थ जो कलाकार हैं उनके साथ मुझे काम करने का मुझे अवसर मिला, और उनमें सुचित्रा जी और नीरज जी, आप तो, आप लोगों से तो मेरा अंशुल, कॉन्फिडेंस बड़ा है। अरे वाह वाह, इसकी बात हम करेंगे अभी। अंशुल अमरोही, नमस्कार नीरज सर, सविता मैम, थैंक यू वेरी मच अंशुल जी। हेलो अच्छा, अंशुल। अच्छा ये बताइए कि आप संदीपन से मिली, और उसके बाद आपको ये पता लगा कि संदीपन किस परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपको कैसा महसूस हुआ? आप उस परिवार में
सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ के कैसे गईं और आपके क्या अनुभव हुए, ये बताइए। नीरज जी, मैं पूरा तो शायद अगर बताने लगूंगी तो मुझे लगता है आपको 13 कड़ियां कम से कम मेरे ऊपर बनानी पड़ेंगी। नहीं नहीं, ये 13 कड़ियों लेकिन में से 13वां भाग बता दीजिए। जी, मैंने जैसा बताया कि बरेली में कुछ लोग रंगमंच के ही कलाकार थे, उन्होंने फंड्स इकट्ठा करके एक फिल्म बनाई थी। और हम्म, उस फिल्म को तो मैंने किया ही बतौर कलाकार, और उन्हीं दिनों हम्म। दूरदर्शन पर मेरी एक फिल्म जो बहू रानी, मैं लिंक शायद आपको दिया था, तो हाँ, मैंने वो देखी 90 फिल्म। की, उन्हीं दिनों मैं वहां पर एक्ट कर रही थी, और पीछे हम्म, मेरी फिल्म का अप्रूवल आया। और जब मैंने संदीपन का काम देखा, बहुत बारीकी से, मतलब मुझे वो सत्यजीत रे लगते थे, और वो जब गाना पिक्चराइज करते थे तो वो बिमल रॉय लगते थे। अरे वाह। उनका वो स्कूल रहा है एक्चुअली। तो हम्म, हम्म, उनका, तो मुझे बहुत, मैं मुतासिर हुई, और मुझे लगा कि मैं अपनी फिल्म इन्हीं से कराऊंगी। और उन दिनों एक और शख्स थे, आज वो दुनिया में नहीं है, आनंद शर्मा जी। हाँ आनंद बिल्कुल। जी से मेरा परिचय हुआ था, और वह बहुत ही अच्छे इंसान थे, हम सभी जानते हैं। तो हम्म, वो जब बहुरानी मेरी अप्रूव हुई तो मैंने संदीपन को कहा कि आप इसे आप ही निर्देशित करेंगे, और वो बहुत हम्म, जल्दी हो गया था सब। तो बस हम्म, संदीपन उस फिल्म से जुड़े, और उस फिल्म को फिर, मुझे दूसरा लालच तो यही था कि वो फिल्म अगर संवाद लिखे जाएं तो वो आदरणीय अचला जी लिखे। तो मेरा वाह। दूसरा ये लालच तभी हो गया था संदीपन से मिलकर, कि मेरा पहला काम है और मैं इसमें किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहती। तो संदीपन एक, जिसे कहते हैं, सेतु बन गए थे माँ तक जाने का। और मैं माँ के को मिलने गई बॉम्बे। वो एक हम्म, अलग है कि इतनी बड़ी लेखिका मैं, और मैं उनसे एक माँ की तरह से मिल रही थी। पहली मुलाकात में मैंने उनका पका हुआ, मुझे याद है, उन्होंने मुझे खाना भी, मैंने उनके साथ खाया था जो उन्होंने पकाया। और वाह। बहुत प्यारी मुलाकात, और उन्होंने कैसे, मैं बिल्कुल एक नई, मेरा पहला काम था, और वो मुझसे कहानी सुनी उन्होंने, और कितनी प्यारी लिखी। वो तो जब संवाद आप सब, मैं उसे शेयर करूंगी तो आप हम्म, देखिएगा, उसे उसे टेलीविजन की फीचर फिल्म कहा गया था। बहुत अच्छी, तो मैंने देखी है, तो बहुत अच्छी मैं फिल्म थी। ऐसे, जी, तो ऐसे में परिवार से नीरज जी जुड़ी। और हम्म, फिर हम लोगों का एसोसिएशन एक ऐसा रहा कि हमें लगा शायद, जैसे संदीपन मुझे कहते थे तुम मेरी कर्म पत्नी हो, तो बस एक वाह। रिश्ता जुड़ गया था। और शायद पता नहीं, मुझे लगता है उन्होंने मुझे दो दो पुस्तकें भेंट की थी। एक हम्म, थी अ लेटर ऑफ एन अननोन वुमन, और हम्म, एक थी रेत की मछली। और उन हम्म। दोनों के जो कवर पृष्ठ थे, मैं भी हैरान हो गई थी, वो मुझसे बहुत मिलते हुए थे। तो कहते देखो मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। तो ऐसे रेत मेरा की उनका, मछली तो कांता भारती का उपन्यास है। जी जी, और उसके ऊपर जो तस्वीर है आप देखेंगे, यदि मैं यूं करके बैठूं तो वो बिंदी, मैंने कहा अरे ये मेरी तस्वीर कैसे, तो वो कहते देखो मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। क्या तो बात है, मेरा सब क्या बात। से जुड़ाव हुआ, और जो, हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड, आई नो, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। और हम अभी बात करेंगे अचला जी के बारे में। हम बात जी करेंगे अचला जी के जो पिता स्वर्गीय अमृतलाल जी नागर जी के बारे में, और जी बहुत कुछ हमें पता लगेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं दुनिया में, आते हैं अपनी छाप छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद जब जिस तरह से लोग उनको याद करते हैं, मुझे याद है जब संदीपन जी इस दुनिया में नहीं रहे थे, तो मैंने फेसबुक पर और जगह 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 पर मैंने उनके बारे में पढ़ा, मीटिंग्स हुई, ये हुआ वो हुआ। लेकिन मेरे एक बहुत परम मित्र हैं, भारत भूषण शर्मा, मेरठ में हैं, ये रंगकर्मी हैं। संदीपन जी को ये भी बहुत अच्छी तरह जानते थे, उनके थिएटर एक्टिविटीज के बारे में जानते थे, उनसे मिले भी होंगे। ये बहुत दुखी थे। जी भारत जी, मुझे याद है वो दिन कि आप कितने दुखी थे। एंड तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था। और निखिल निखिल शर्मा, वेल डन सविता जी एंड नीरज जी। रविंद्र शर्मा, वाह वाह, थैंक यू वेरी मच। हेलो निखिल। और रक्षानंद रुईमिता जी कह रही हैं, जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है सविता जी, यही तो बात है, और वही जिंदगी भर याद रहता है। हम्म, नीरज जी, एक्चुअली संदीपन जो है, चूंकि वो रंगकर्म, उनका बाल रंगकर्म से जुड़े थे, और उनकी परवरिश जो हुई, वो अधिकतर उनके नाना जी के साथ हुई। वो बहुत हम्म, अपने नाना
घर रहे। तो संदीपन के अंदर कोई पहली बार भी जब उनसे मिलता था तो वो एक रिश्ता कायम हो जाता था। और संदीपन जो है अगर मिलेंगे तो वो रिश्ते को संबोधन भी अगर वो कोई समकक्ष है तो वो भाई हो गए, या वो कोई महिला है तो या तो वो भाभी हो जाएंगी या वो जीजी हो जाएंगी। तो उनका कहीं ना कहीं वो संबंध, चूंकि वो बचपन से जब वहां नाना जी के साथ रहे, तो जितने भी साहित्यिक व्यक्तित्व वहां आते थे, तो वो एक परिवार से परिवार का जुड़ाव हो जाता था, और वही संदीपन के भीतर था। तो और रंग कर्म से जुड़े हुए लोग तो यूं भी उनके परिवार का हिस्सा थे। तो संदीपन को भूल पाना जो है, जो उनसे एक बार जुड़ा है, वो आत्मीयता से जुड़े होते थे। देखिए मैं एक बात, संदीपन जी तो वहाँ मथुरा में रहा करते थे, बहुत मथुरा में रहे हैं। और आदरणीय नागर जी उनके नाना थे, अचला जी उनकी माँ थी। जी। कछु ब्रजभाषा में कह दो। ब्रिजभाषा में आपे का कहूँ नीरज जी, जे तो मोए संदीपन के बाद मिलने ते ना आई, जे तो मोए बचपन से आते, जे मेरे संदीपन से कही हती कि संदीपन अच्छा। जी जे की सोचियो के आप मिलने से मोए ब्रजभाषा आई है। और यहाँ एक और बात कहूंगी कि संदीपन ने और मैंने एक नाटक जो है विष्णु साहनी जी का हानुश, हम्म, श्री राम सेंटर रेपेटरी, जो उनका एक्टिंग कोर्स है, उसके लिए हम्म, हमें निर्देशित करने को मिला, संदीपन को था। हम्म, और जब हम उसे प्लान कर रहे थे तो एक हफ्ते भर पहले ही किसी ने वो मंचित कर दिया हिंदी में ही। हम्म, तो संदीपन ने फौरन निर्णय लिया कि हम इसे ब्रज भाषा में करेंगे। हम्म, और आप समझ सकते हैं कि ब्रज भाषा का एक अपना ह्यूमर है। ब्रज भाषा में जब कोई बात, और वो नाटक जो है वो बहुत पैथोस है उसमें बहुत, लेकिन वो नाटक जब हमने मंचित किया तो संदीपन और मैं बराबरी से काम करते थे। इनफैक्ट कुछ ऐसा था कि संदीपन कहीं बहुत व्यस्त थे, और 10 दिन के अंदर मैंने पूरे बच्चों को ब्रिज में कन्वर्ट कर दिया था जब वो क्या आए थे। बात है, और क्या सारे बात है। मॉडर्न के थे। तो मैंने कहा ये आपको तैयार मिलेंगे। तो हानुस जो हम्म। है हम दोनों की एक ऐसी प्रस्तुति रही रंगमंच पर, जिसे पूरा पूरा ब्रज भाषा में, तो मुझे वो संवाद आज भी गुदगुदाते हैं। अच्छा, जब अचला जी से आप मिली जाके पहली बार, जी। तो ब्रजभाषा में बात करी थी का? नहीं, बिल्कुल शुद्ध हिंदी। आपको कैसा लगा, कैसा लगा? नीरज जी, मेरे लिए वो एक इतनी बड़ी पर्सनालिटी, इतनी बड़ी लेखिका, और इतने जिसे कहते हैं साहित्यिक विरासत, जिनके जिनके पीछे चंद्रमा है साहित्य का, इतना बड़े हम्म, बड़े नाम। तो ऑब्वियसली मुझे बहुत ही घबराहट, पर मैंने जैसे कहा कि जो सेतु बना था वो संदीपन के माध्यम से बना था। और संदीपन माँ तक जाते जाते, जैसे कोई भी उनके साथ जाते हैं, वो इतना प्यार, इतनी अच्छे पहले प्रेजेंट कर चुके हैं। अम्मा, अम्मा ये बहुत अच्छा है, अम्मा ये बहुत ऐसा है, अम्मा आप इनको ऐसे कीजिएगा अम्मा। तो माँ को पता होता है कि भैया जो इनके साथ आया है वो तो बिल्कुल ही। तो माँ ने मुझे, लेकिन बहुत प्रोफेशनली, मैं यहाँ कहूंगी कि जितनी वो प्यारी व्यक्तित्व है उनका, उतनी ही प्रोफेशनली वो सुनती हैं। और जो भी पॉइंट उन्हें लगते हैं, जैसे उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारा पहला काम है, और इसमें चूंकि बहू रानी और सेटअप ऐसा है, तो तुम्हारा बहुत पैसा भी कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगना है, तुम कैसे उसको कम कर सकती हो। उन्होंने मुझे बहुत सारी टेक्निक्स जो फिल्म की उनके पास थी, वो सब उन्होंने मुझसे साझा की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, मुझे लगा मैं बिल्कुल अपनी ही माँ से मिल रही हूँ। सुचित्रा जी कह रही हैं अचला जी बहुत सहज सहज रहती है, बहुत सहज जी। रहती हैं। जी। तो ये सहज रहना तो एक बहुत बड़ी बात है, हर किसी व्यक्ति के लिए मुश्किल नहीं है। मुश्किल है, हर किसी व्यक्ति के लिए मुश्किल है, आसान काम नहीं है ये। हम्म। और मैंने भी आपसे कहा था कि अचला जी जब आए तो मुझे दर्शन जरूर कराइएगा, मैं उनसे जी मिलना बिल्कुल। चाहता हूँ। जी बिल्कुल। मैंने उनका जी नाम बिल्कुल। सुना है, आपके माध्यम से बहुत कुछ उनके विषय में जाना है। अचला जी ने आपके लिए बहुरानी पहली फिल्म लिखी, जी। जिसको संदीपन ने डायरेक्ट किया। उसके बाद भी अचला जी ने आपके लिए कुछ चीजें लिखी, रेडियो के जी लिए नीरज काफी जी। कुछ बताएं, जी उसके नीरज बारे में जी। बताएं। बहू रानी तो तब की बात है जब मेरा संदीपन से विवाह नहीं हुआ था। उसके हम्म, बाद में, जैसे कि हर महिला के जीवन में आता है, वो माँ बनती है। और मातृत्व मेरे और संदीपन के लिए ऐसा था कि हम दोनों ही काम कर रहे थे। और वो वक्त ऐसा था बहू रानी के बाद का, आप पिक्चर भी देखेंगे तो तब मेरी सूरत भी अच्छी थी। और मुझे संदीपन ने ऐसे नहीं, आशीर्वाद
किया था कि ऑब्जेक्शन तुम मिलॉर्ड, ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। अच्छी थी का क्या मतलब? आई मीन मतलब मैं तो, मुझे संदीपन ने याद है वो एक भजन है उसमें, जब वो हुआ हम्म, था तो वो एकदम कैमरे के पीछे से आए और उन्होंने मेरे ऐसे सर पे हाथ रख के कहा तुम बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो, तुम बहुत कामयाब वाह होगी। दैट वाह वाज वाह। द राइट टाइम कि मैं बॉम्बे जाती, और मैं गई भी थी। और मेरा एक एक्सपीरियंस कुछ ऐसे हुए, तो मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज ऐसे नहीं करने थे कि मैं आईना देखूं और मुझे अपनी सूरत अच्छी ना लगे। तो मुझे था मैं हम्म जिंदगी में कम करूंगी, पर मुझे दिल्ली बहुत अच्छा लगता है और मुझे दिल्ली छोड़ा नहीं जाता। तो मैं दिल्ली में आई। लेकिन जब बहू रानी हो गई नीरज जी, उसके बाद में और मन्नत आ गई, तो हम्म हमने ये डिसाइड किया मुझे क्रच मेकर नहीं छोड़ेंगे और मुझे पूरा पूरा 100% मातृत्व को जीना है। हम्म लेकिन तब अम्मा जो है वो मेरी माँ माँ है, हो गई है, और उन्होंने जब मन्नत 4 वर्ष की हुई, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल पीछे से, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल पीछे से एक कहना कि अब कुछ करो, अब तुम, वरना तुम बिल्कुल घर में घर घुस्सू हो जाओगी, डू समथिंग। तो उनका जो कॉन्फिडेंस, उनकी उनका जो प्रोत्साहन, उनका जो मुझे मार्गदर्शन मिला, कुछ करो, तब मुझे उन्होंने ऑडियो से, मुझे याद है सबसे पहले माँ ने भी मुझे कहा कि तुम कुछ देखो, कुछ ऑडियो से जुड़ो, क्योंकि उसमें कम समय लगेगा। तो मैंने धीरे धीरे, मुझे तब रेडियो लगता नहीं था कि रेडियो भी, क्योंकि मैं शूटिंग बहुत करती थी, टेलीफिल्म बहुत बनती थी, तो मुझे रेडियो क्या है लगता था, अरे सिर्फ आवाज। तो मैंने कहा तुम जुड़ो। मन्नत को फिर मैंने वो छोटा सा, वही जैसा एक पहली स्कूलिंग हुई, तो वो जो 4 घंटे मेरे पास होते थे, बस वो 4 घंटे में मुझे कुछ करना होता था नीरज जी। तो हम्म। धीरे धीरे मैंने मुझे तब एक दो स्टूडियो से अनिल सूद जी ने का मुझे बहुत जो है प्रोत्साहन भी मिला, और उनके स्टूडियो में मैंने बहुत काम किए। ऑडियो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन हाँ, आकाशवाणी से मेरा कोई लेना देना नहीं हुआ था, ना कोई बताता था। और मेरे पास, चूंकि मैंने काम किया और मैं घर आ गई, मुझे मन्नत दिखाई हम्म देती थी कि मैं फटाफट अपनी बच्ची के पास पहुंचू, उसकी बस आई है तो बस मैं वहां खड़ी रहूं। इस हम्म वजह से मैं बहुत कम कम ऑडियो करती थी। तो मेरा रेडियो से जुड़ाव, और माँ ने उन दिनों, उनकी कहानियां थी, तब रेडियो में हम्म आउटसोर्सिंग हो रहा था कुछ। तो मुझे याद है हम्म अम्मा ने कहा देखो, तो मैंने कहा माँ, मुझे आपकी कहानियां यदि मिल जाएं तो मिल क्या जाए। उन्होंने मुझे कहा तुम्हें जो अच्छी लगती हैं। और उनकी वो कहानियां, सुचित्रा जी हैं यहाँ पर प्रोग्राम में, सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट सुचित्रा जी ने मुझे कहा था कि मैं वर्षों बाद ऐसी स्क्रिप्ट पे काम कर रही हूँ जहाँ एक कॉमा की भी मुझे कहीं पूछना नहीं पड़ता, और कितनी खूबसूरत कहानियां। तो हमने 13 कहानियां, नीरज जी, मेरी एज प्रोड्यूसर पास हुई थी, जिसे संदीपन ने निर्देशित किया था। वो मेरा जी। रेडियो पर पहला काम था, जो माँ ने ही उनका जो है जो रेडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की थी, और तो हम्म। वो मेरा प्लेटफॉर्म था एज हम्म। प्रोड्यूसर आकाशवाणी के लिए। और उसके बाद आपने अमृत और आपने वैश। हाँ, जी। आपने उसके बाद भी बहुत सारी चीजें बनाई हैं। अब बरन अगर साहब के लिए भी बनाया आपने, उनके जी। उपन्यास पर भी आपने काम किया है। जी, जी। सौभाग्य से नीरज जी, अमृत और विष, हम्म। जबकि अच्छा, मुझे याद है। इससे पहले ये बिट्टो कौन है? ये कहा किन्होंने है, पहले ये बताइए। वेद प्रकाश सूदन कहते हैं, हेलो बिट्टो। नीरज जी, ये देखिए, ये नागर परिवार से मेरा एक और कनेक्शन है। जो अच्छा। आदरणीय पद्मभूषण अमृतलाल नागर जी, नाना जी, उनकी जो पत्नी है, उनका नाम, घर का नाम जो था वो बिट्टो था। अच्छा। और मेरा निकनेम जो है वो भी बिट्टो है। हम्म। अ, तो ये मेरा एक और कनेक्शन है कि वेरी गुड, वेरी कहीं गुड। से तो मेरा ये तो नाम तो है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता था बिट्टो, कि ये आपने आपने आदरणीय नागर जी और अचला जी का जो एक कॉम्बिनेशन कैसे बनाया, और जो रेडियो के प्रोजेक्ट आपने किए, मुझे मालूम है वो बहुत भयंकर प्रोजेक्ट थे, वो जी क्या बिल्कुल। थे, उनके बारे में बताइए आप। नीरज जी, मैंने जब ये जमा किया था अमृत और विष, तब स्वर्गीय आदरणीय शरद नागर जी, जो छोटे मामा जी हैं संदीपन के, हम्म वो तब जीवित थे। और ये, उन्होंने मुझे इसके राइट्स जो हैं, चूंकि उन्हीं के पास है, अधिकतर उन्हीं के पास रहे, हम्म तो मैंने मामा जी से ये राइट्स लिए कि मामा जी मुझे ऐसे ऐसे आकाशवाणी, पहले मैंने दूरदर्शन के लिए सबमिट किया था। बहुत इसे मैं कहूंगी अनफॉर्चुनेट है कि आप देखिए उसमें पद्म भूषण आदरणीय श्री अमृतलाल नागर जी लेखक, माँ का उसमें नाम था डायलॉग्स के लिए। संदीपन को अकेडमी अवार्ड मिल चुका था, संगीत नाटक अकेडमी उत्तर प्रदेश वर्ष 2000 का, वो निर्देशक।
और मेरा भी एक्सपीरियंस, वो फाइल जी रिजेक्ट कर दी गई दूरदर्शन से। तो जी हमें जी नहीं जी। मिला अप्रूवल। उसके बाद में मैंने उसे आकाशवाणी में कार्यक्रम जो है आउटसोर्सिंग हो रहे थे, तो मैंने वहां पर लगाई फाइल, और हम्म सौभाग्य से वो 26 कड़ियों में मुझे मिला। अब वो मिल तो गया नीरज जी, लेकिन उसे 26 कड़ियों में विभाजित करना, वो वो असंभव सी बात थी, क्योंकि नागर जी का आप कोई भी उपन्यास उठाएंगे तो 500 पेजेस क्रॉस करता है, बड़े और बड़े उपन्यास। इतना कुछ, इतने बड़े बड़े, और उनको खंडों में विभाजित, वो भी 26। तो वो बहुत मुश्किल था। और वो मैंने कई लेखकों से बात भी की, पर सबने ऐसे हाथ खड़े कर दिए, भाई हमसे तो ना हो पाएगा। तो मुझे अंततः वो माँ तक ले जाना पड़ा, और उन दिनों माँ सीरियल भी लिख रही थी, और वो इतनी व्यस्त थी, लेकिन मैं कहा माँ आपके अतिरिक्त कोई लिख ही नहीं सकता। और शरण मामा जी की उन दिनों तबीयत, वो अस्वस्थ थे, कैसे किया होगा। मैं आज भी कहती हूँ कि ओनली अम्मा कैन डू इट, और सिर्फ माँ के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता था। तो माँ हम्म ने उसे 26 कड़ियों में, जबकि मुझे याद है बहुत दिक्कतें होती थी, और पूरा हैंड रिटन, और उनकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी है नीरज जी, कि मुझे उसे टाइप भी नहीं करवाना पड़ा। और वो हम्म सारे एपिसोड 40 मिनट से ऊपर जाते थे, और हम्म मेरे लिए एडिटिंग करना इतना मुश्किल होता था। आप तो है जानते हैं कि उसमें कुछ भी काटना असंभव होता था। तो मैंने आकाशवाणी को रिक्वेस्ट की जाके कि आप मुझसे ज्यादा ले लीजिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, और मुझे हम्म एडिट मत करवाइए इसे। पर सौभाग्य से नीरज जी वो बना, और उसका एक और उसे जो है, जिसे कहते हैं प्लेटफॉर्म मिला, आदरणीय स्वर्गीय श्री सुचित्रा नंदन पंत जी के घर पर। उसकी कुछ कड़ियां जो है, वो वहां भी दर्शकों ने सुनी, जब नागर हम्म जी का 100वां जो है जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा था, तो मुझे वहां भी बुलाया गया। तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है नीरज जी, कि मुझे उस कृति को, उस श्रेष्ठतम कृति को निर्देशित करने का अवसर मिला। मुझे लगता है हमारी दिल्ली के लगभग जितने भी कलाकार हैं, शायद ही उसमें कोई ऐसे हो जो ना आए हों। एक बार तो 26 कलाकार एक वन गो में मैं उनको उनसे सीन करवा रही थी। तो मेरे लिए हम्म। बहुत सौभाग्य की बात रही नीरज जी, अमृत और हम्म। विश्व को आपने करना। मुझे और नहीं बुलाया उसमें। नीरज जी, उसमें आपने काम किया है। किया है? अच्छा। नीरज जी, आप कैसे भूल सकते हैं। मैं तो उसमें मजाक आपने कर रहा काम था। किया है। और मुझे याद है हम्म आपने मुझे समय नहीं दिया था शुरू में, और मैं इतनी आई मीन, मुझे बहुत ऐसा लगा कि मैं क्या करूं, पर प्रतीक्षा का फल मिला, और वो बहुत बहुत बेहतरीन काम आपने किया। सुचित्रा जी ने बहुत कमाल का काम किया। सुचित्रा जी लिख रही हैं, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, माचो, नाचो बहुत नाचियो क्या, बहुत गोपाल, नाचो नाचियो बहुत बहुत गोपाल, गोपाल जी। नाचो बहुत गोपाल, के बेहतरीन उपन्यास और नॉवल हैं जी जो किए जी हैं। अच्छा, मुझे याद है कि ये तो हमने किया ही, अमृत और विष, उसके अलावा जी। भी कुछ हमने ऐसे किए थे। एक एक प्ले दारुल शिका पे किया था हमने। नीरज जी दारुल शिका पे आपके किया। साथ जी, वो औरंगजेब पर जी केंद्रित था। और हाँ। इनफैक्ट उन दिनों नीरज जी, जब अमृत और विष हो चुका था, मेरे पास एक हम्म बहुत ही कमाल की जो है कृति मेरे पास आई थी, और वो एक था किस्सा गोई। पर जब हम बात करते हैं तो एक ही नाम सामने आता है, और आदरणीय नागर जी के उपन्यासों में भी मैंने उसका जिक्र पढ़ा है। कि किस्सा गोई की बात की जाए तो रतन नाथ सरशार जी का जो लिखा हुआ है फसाना ए आजाद, उससे बड़ी कोई कृति मिलेगी नहीं। जी। वो सौभाग्य से 26 एपिसोड मुझे निर्देशित करने को मिले, और उसमें भी मुख्य किरदार आपने किया, और आप और सागर भाई की जो जुगलबंदी, सुरेंद्र जी। सागर भाई, और आप जब सीन करते थे मैं तो लोटपोट हो जाती थी। और नीरज जी, उसमें सबसे चैलेंज की बात ये थी कि वो लगभग हमें 1 हफ्ते के अंदर वो देना भी था। हम्म और एक रात में मुझे याद है वो मैंने पूरा उपन्यास पढ़ा था, और उसमें क्या रहता था कि कहीं कहीं तीसरे एपिसोड की कंटिन्यूटी जुड़ती थी 23वें एपिसोड में, छोटे छोटे हम्म किरदारों की। आप तो हम्म मुख्य किरदार में थे ही, वो तो थ्रू आउट चलता है। तो वो जो था मेरे लिए, वो कॉमेडी है, वो किस्सा गोई है, उसमें किस्से किस्से, किरदार ही किरदार, और एक हम्म एक एक समय का भी उसमें जो है फ्लेवर था। हम्म। तो वो आप
सब लोग इतने अच्छे कलाकार सौभाग्य से मुझे मिले हैं जिसका श्रेय मुझे बहुत चला जाता है, और उसकी लिखित में तारीफ आई थी। और साथ ही हम्म। कुछ हिंदी की बहुत श्रेष्ठतम जो कहानियों के फॉर्म में हमने नाटक किए, जिसमें आपका जुड़ाव फिर से हुआ, चूंकि आप और सुचित्रा जी तो का होना तो लाजमी है। वो मुझे जो लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य, उर्वशी, अप्सरा, अष्टावक्र, तो ये, और हमने कितने हंसते खेलते हुए वो सब कामों को किया, जो कि हिंदी की बहुत क्लिष्ट दोस्तों, हिंदी है मैं उनमें। मैं यहाँ एक बात ऐड करना चाहूंगा। सुचित्रा, ये सविता जी भूल गई हैं शायद उस बात को, लेकिन मैं जरूर कहूंगा उस बात को। मैं ये सविता जी के उपन्यास, इसमें जो दारा शिको, क्या नाम था उस सीरियल का? दारा शिको का जी रोल जी कर रहा था तो मैं। जी जी जी, औरंगजेब नाम क्या था? था, लेकिन जी नाम मैं भी स्लिप कर रही हूँ क्योंकि वो कहानियों के भीतर ही कहानी थी, पर वो मुख्य अच्छा, किरदार में जो है मैं कर रहा था। जी। और दारा शिको का भाई था औरंगजेब। तो साहब, जब हम उसकी रिकॉर्डिंग करते थे, तो जो औरंगजेब का कैरेक्टर कर रहे थे आर्टिस्ट, वो मौजूद नहीं थे। तो मैंने अब इनसे, सविता से कहा, भाई ये औरंगजेब कौन कर रहा है? तो उन्होंने कहा ऐसा है कि वो कर देंगे अपने डायलॉग, आप अपने डायलॉग बोल दीजिए आके। तो मैं डायलॉग बोलने लगा, बोल दिया हमने। करते 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 हम क्लाइमैक्स पे पहुंच गए। क्लाइमैक्स पे क्या था दोस्तों? सविता हंस रही है, छुपा रही है हंसी अपनी। क्लाइमैक्स क्लाइमैक्स में क्या था कि अब दारा शिको को औरंगजेब मार देता है। तो क्लाइमैक्स का सीन था, तो मैंने इनसे कहा अब तो बुला लो, मुझे मारने के लिए आ जाए भाई, कौन है वो, बुला लो। तो इन्होंने बड़ी मुश्किल से उस आर्टिस्ट का नाम बताया। खैर बहरहाल नाम तो मैं नहीं बताऊंगा कि वो आर्टिस्ट कौन था, जी लेकिन बाद में बिल्कुल। उस आर्टिस्ट का नाम सुनते ही मैंने इनसे कहा नहीं मरूंगा, क्लाइमैक्स चेंज करूंगा। इस आर्टिस्ट से नहीं मरूंगा, क्लाइमैक्स चेंज करूंगा। तो ये बहुत नीरज ही जी, मजेदार इंसिडेंट था। आपके साथ तो ये बहुत बार होता है। मुझे याद है उर्वशी करते हुए भी आपको उर्वशी की बहुत तलाश थी कि उर्वशी कौन हाँ। कलाकार कर रही है। और मुझे हम्म। लगता था बतौर निर्देशक में कुछ कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो मन करता है कि वो आप खुद करें, और मुझे था कि मैं हम्म। इत्मीनान से जब सब चले जाएंगे मैं तब उसे रिकॉर्ड करूंगी। और नीरज जी हम्म। सुबह सुबह शुरू हो गए, ये दर्शकों के लिए है बाय द वे। तो नीरज जी मुझसे पूछने लगे सुबह आते ही, स्क्रिप्ट खोली और कविता ये उर्वशी कौन है? और नीरज जी का ठीक सामने सुचित्रा जी बैठी हैं, सोचिए। नीरज जी और सुचित्रा जी दो ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने शायद माइक पे मतलब कोई शायद मुझे लगता है इमोशन का कोई एक रंग, जितने भी है हमारे रस है, वो सारे नवरस इन्होंने माइक के सामने मुझे लगता है प्रस्तुत अरे किए हैं। आप कह ही दीजिए कि सबसे ज्यादा माइक्रोफोन रोमांस मैंने सुचित्रा जी के साथ किया है। जी कह बिल्कुल दीजिए। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। जी और जी मुझे याद जी है जब जी। इब्सन कर रहे थे, डॉल्स हाउस कर रहे थे, तो वो ऑडियो तो था ही पर वो वीडियो ज्यादा था। मुझे लग रहा था हम्म। द वे आप दोनों जो है उसे अभिनीत कर रहे थे, तो वो वीडियो हो रहा था। तो यहाँ मैं वही जो हम्म। किस्सा चल रहा था कि उर्वशी कौन है, तो मैंने हम्म। नीरज जी को ये कहा कि आप अपने तस्वुर की उर्वशी को लाइए, आप क्यों जानना चाहते हैं कि उर्वशी कौन है? तो सुचित्रा जी और हम लोगों ने पूरा दिन नीरज जी को जो है खूब इस बात के लिए करते रहे हम शाम तक। पर बहुत मतलब मजेदार काम तरसाया, आकाशवाणी। तरसाया, और पूरी बहुत पूरे ज्यादा, दिन तरसाया कि उर्वशी कौन बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत बाद में जाके पता चला कि वो मैंने किया है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया था आपने। और बहुत बढ़िया रोल किया था आपने। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक हमारे मित्र हैं जयेश नरोत्मो। ये बहुत दिन जी से मेरे से कह रहे हैं 1996 में जो चाइनीज सीरियल हुए थे होम टीवी के, उसमें आपकी जी आवाज थी। आप ये डायलॉग मुझे बोल के जी भेज दीजिए। अब डायलॉग तो मुझे याद नहीं, मैं क्या भेजूं? जी। अब ये पूछ रहे हैं कि सविता भी उसके अंदर थी क्या? सविता जी भी थी उसके अंदर क्या? मैंने तब का मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने संचार भारती में बहुत सारे सीरियल्स किए हैं। अभी यहाँ शायद कोई सविता संचार का। जी, मैं इस बात को कहता हूं कि आप उसमें थी। बिल्कुल मैं रही होंगी नीरज जी, मैंने वहाँ के इतने काम किए हैं। मुझे याद है वहाँ जो एडिटर हैं, बिन्नी को सब जानते हैं। डबिंग वो डबिंग की मुझे थी तो हिंदी में। डबिंग चाइनीज की सीरियल है। हिंदी में डब किए थे, हाँ। जी बिल्कुल, और वो मुझे क्या करता था उसी नाम से, मैंने एक डाही कैरेक्टर किया था, तो जब तक हम्म। अगला नहीं आता था तो मुझे डाही ही कह के पुकारता था। तो जितने भी हम्म। किरदार होते तो सच में हमने बहुत सारे डबिंग जो है हमने बहुत की है, बहुत की है वहां पर। हम्म। तो सूद साहब के यहाँ मेरा बहुत काम रहा। जी हाँ बिल्कुल। सही कहा आपने, संचार भारती स्टूडियो। जयेश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब मुझे कुछ भी डायलॉग याद नहीं है, ना सविता बिल्कुल जी को याद बिल्कुल होंगे। बिल्कुल, और वो हम हिंदी में करते थे तो हमें यूं। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे आप ये बताएं
कि आप जब होते होते अब ये आप जब अचला जी के पास गई और बिल्कुल ममतामयी माँ उनको आपको नजर आने लगी, तो जी आपको नागर जी के विषय में पता लगा होगा। नागर जी के विषय में आप कुछ जरूर हमारे जो जी। हमारे मित्र हैं, हमारे दर्शक हैं, उनको जरूर बताएं। है ना, फैन चलाना। नीरज जी, मैंने नागर जी की एक कोटेशन संदीपन से सुनी थी। नागर हम्म। जी कहा करते थे कि एक व्यक्ति के साथ हम्म। 200 वर्षों का इतिहास चलता है। और जी। ये उन्होंने, आप उनके कोई भी उपन्यास पढ़ेंगे, अ, जी। तो वो पहले जो भी कथानक होता है उसका इतिहास अपने पाठकों को अवश्य बताते हैं। जैसे उन्होंने नाचियो बहुत गोपाल लिखा, तो उन्होंने मेहतर उसमें जो मेहतर कम्युनिटी है, जो मल्ड होया करते थे, वो उनके ऊपर जमादार है। जमादार। जो जमादार तो पहले फिर कभी भी मल्ड होते जी, थे। जी मल्ड होते थे, तो वो हम्म। मेहतरों हम्म। पर है। और उन्होंने उपन्यास शुरू करने से पहले मेहतर कैसे कैसे ये इनकी जातियां जो है निर्धारित की गई, कैसे उनका इतिहास है, वो सारा कई सारे प्रश्नों में उन्होंने दिया है कि कितनी हम्म। जातियां हैं, उसमें भी गोत्र कितने हैं उनके। हम्म। तो मैं नागर जी पर आऊंगी कि संदीपन ने मुझे जब ये बात कही कि एक व्यक्ति के साथ, नाना जी कहा करते थे कि 200 वर्षों का इतिहास चलता है, तो मैं आज यहाँ ये कहूंगी कि नागर जी की मृत्यु हुई वर्ष 90 में, हम्म। फरवरी 1990 में। और हम्म। मैं संदीपन को मिली हूँ वर्ष 1994 में, हम्म। 94 में। और यदि मैं ये कहूँ कि मैंने सचमुच नागर जी को देखा है, मैं उनकी हंसी, उनकी चाल, उनका उनका बोली बानी से मैं हूँ बहू मैंने उन्हें देखा है, तो शायद अतिशयोक्ति लग सकती है, नहीं, मेरे लिए नहीं है। क्योंकि हम्म। संदीपन के माध्यम से मुझे नागर जी बिल्कुल हूँ बहू मैंने देखा है उनको। संदीपन हम्म। कहते हैं कि वो जब सुबह सुबह उठते थे, तो पूजा करके जैसे उनके वो खड़ाऊं पहना करते थे, तो वो हम्म। ये कहते हैं कि जब मैंने होश भी नहीं संभाली थी, तो मैं यूं हो जाता था, मैं जब बच्चा था, बहुत बालपन था, कि नाना जी आ रहे हैं, उनकी खटपटी की खटपट खटपट से। ऐसे ही जी। मैंने संदीपन से, जब मैं यहाँ एक बात और कहूंगी, कि मुझे एक और सौभाग्य मिला है। मुझे लगता है नागर जी का मुझ पर विशेष आशीर्वाद है कि मैं बानक बन रही हूँ नागर जी के ऊपर एक वृत्त चित्र बनाने की। हम्म। इसके बारे में अभी आगे और बात होगी। और जिसका आधार पड़ा था जब आदरणीय स्वर्गीय श्री शरद मामा जी ने मुझे पहली बार अपने मन की एक बात कही थी, मैं उनसे मिली, कि सविता, बाबूजी ने जो कार्य किया है, बाबूजी पर यूं तो कई डॉक्यूमेंट्री बनी है, पर मेरे अंदर से मैं अभी तक खुश नहीं हुआ हूँ कि बाबूजी के अनुरूप वो नहीं है कार्य। तो यदि तुम कभी ये कर सको, तो मुझे बहुत खुशी होगी। उन्हें पता था मैं कुछ कुछ काम कर रही हूँ, बहू रानी, उन्हें पता था। लेकिन नीरज जी, तब तक मुझ में मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैंने नागर जी को पूरा पढ़ा भी नहीं था। हम्म। तो मुझे लगता नहीं था कि मैं कैसे कर सकती हूँ। लेकिन जब मैंने नागर जी को पढ़ा, और अभी लेखन की भी बात आएगी, मेरा पहला लेखन का स्कूल नागर जी है। मैंने कहीं से सोचा भी नहीं था मैं लिख सकती हूँ कभी, पर नागर जी को पढ़ते 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 मैं उस एक उपन्यास का जिक्र करूंगी कि सात घूंघट वाला मुखड़ा। मैं यूं ही, मेरे पास पुस्तक आई जब मैं डॉक्यूमेंट्री कर रही थी, तो मैं उनकी सारी पुस्तकें लेके आई। और मैंने सारी, मुझे वो बैग याद है, निशा निशान जी होंगी, मैं उनकी इतनी आभारी हूँ। उन्होंने मुझे नागर जी की सारी रचनाएं मुझे उपलब्ध करवाई। नीरज जी, हम एक कहानी लिख के बड़ा खुश हो जाते हैं आजकल, हम कहने लगते हैं मैं लेखक, मैं लेखक। मुझे उस झोले का बोझ वो इतना भारी था, लेकिन मुझे वो ऐसा लग रहा था कि ओह, मतलब मैं कितना, मुझे वो, मैं इसको उठाते हुए मुझे लगा था ऐसे लेके आऊं, ओह ये क्या कितना बात है। कितना लिख रहे हैं नागर जी। तो हम्म। मैं उसमें एक उपन्यास है उनका जिसकी मैं अभी जिक्र कर रही थी, सात घूंघट वाला मुखड़ा। मैं यूं ही पन्ना पलटने लगी, मुझे लगा मैं थोड़ा सा पढ़ती हूँ, मैंने मैं इसके विषय में एक संदीपन बात से बीच बहुत में सुना। एक बात बीच में कहना चाहूंगा, माफी के साथ जी, बीच में रोकने के लिए। प्लीज हमारे प्लीज। जो मित्र हैं भारत भूषण शर्मा, मेरठ में जी बड़े वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, उन्हें जी लिखा है कि मेरी संदीपन जी से मुलाकात हुई थी। ये जो पाहूजा फाउंडेशन है जिसमें डॉक्टर सुप्रिया पाहूजा और मीनाक्षी पाहूजा, जिसमें आप गई थी, उसका जिक्र भी जी मैं करूंगा। जी मैं मैं उसको भूल नहीं सकता कभी भी।
उसका जी जिक्र नीरज जी, जरूर करूंगा। मैं जरूर करूंगा, सुनिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे संदीपन वहां मिले थे और मैंने उनसे कहा था कि 7 घूंघट वाली बहू पर फिल्म बननी चाहिए, तो उन्होंने कहा हाँ, हम जरूर बनाएंगे, लेकिन वो दिन बिल- नहीं आया। अब आप बताइए नीरज मुझे जी, 7 घूंघट वाली। ये ये भी कहीं ना कहीं संदीपन का स्वप्न है जो मुझे लगता है मुझे पूरा करना है, क्योंकि वो हम्म। उन्हें जब उन ये दिन जो कहते हैं ना किसी के भी लिए नहीं होना चाहिए, संदीपन अपनी निशा मृत्यु से निशा पहले। निशांत कहती हैं, मैंने देखा आप सीने से लगाकर दोनों बैग लेकर गई थी। निशा जी, निशांत कह रही तो हैं। मैं जब घर लाई नीरज जी, तो मैंने वो पन्ने पलटे। मैं पहला पृष्ठ पढ़ा, क्योंकि मैं खुद ऑडियो से जुड़ी हूँ। तो मैंने हम्म। उसे ना बोल पहले मैंने पढ़ा, फिर मेरे शब्द होठों से निकलने लगे, मैंने ध्वनि आने लगी उनमें, और मैंने हम्म। उन्हें पढ़ना शुरू किया उन संवादों को। जी। और जब मैं पढ़ती गई नीरज जी, मैं वन गो में 35 पृष्ठ पढ़ गई। वो हम्म। संवाद ऐसे हैं कि कोई भी निर्देशक, किसी को उसका ना तो स्क्रीन प्ले चाहिए ना संवाद चाहिए। नागर जी की कृतियों की ये खासियत है कि आप उन्हें पुस्तक उठा के ले जाइए, उसको उसको मन से दिल से पढ़िए, आपको दृश्य यूं दिखेंगे, आपको ब्लॉकिंग दिखेगी, आपको कदम दिखाई देंगे कि मतलब कैसे एक स्त्री का को के इनर को नागर जी ने लिखा है। नीरज जी कमाल है, मतलब मैं 35 पृष्ठ वन गो में पड़ गई, और उसी दिन मैंने संदीपन से जिक्र किया, संदीपन ये होना चाहिए, फिल्म कोई बनाए ना बनाए, पर ये मंच पर दर्शकों को ऐसा बांधेगा कि ये होना चाहिए। तो संदीपन उसे प्लान कर ही रहे थे, और ये संदीपन का स्वप्न भी था, जो हम्म। ईश्वर करे मैं इसे पूरा करूं नीरज जी, और ये मुझे करना है। तो नागर जी से मेरा जुड़ाव एज राइटर, एज मेरे घर के जिसे कहते हैं आदरणीय मेरे परिवार की, जो आज सौभाग्य है कि मैं उनके ऊपर ये वृत्त चित्र बना रही हूँ नीरज जी। और इसमें जो मुझे कमाल के एक्सपीरियंस हुए हैं, मैं उनको भी शेयर करूंगी ग्रेजुअली। नागर जी मेरे लिए स्कूल बन गए नीरज जी, मैं उन्हें एक के बाद एक, मैंने हम्म। लगभग एक दो रचनाएं हैं जो अभी नहीं पढ़ पाई हूँ, लेकिन मैंने नागर जी को पढ़ा, और ओह, मतलब नाना जी क्या लिख के गए हैं आप, मैं यही कह सकती हूँ। जो पढ़ेगा वो इसमें छोड़ ही कोई नहीं शक। सकता। वो एक 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 पन्ना अगर आपने शुरू किया तो आप अंतिम पृष्ठ तक जाए बगैर रह ही नहीं सकते। ये है नागर जी आप की लेखनी का। बूंद बूंद और समुद्र नागर जी ने लिखा। जी। मेरे जो गुरु जी। थे रेडियो में, जिन्होंने मुझे माइक्रोफोन के आगे खड़ा होना सिखाया, बोलना सिखाया, हम्म, और टेलीविजन के हम्म, लिए निर्माण की तरफ और अग्रसर किया, फिल्मों के निर्माण के लिए, हम्म, उन्होंने मुझे कहा था बूंद और समुद्र के लिए। बट जी। अनफॉर्चुनेटली वो राइट्स मैं नहीं ले पाया। शरद जी ने भी बातचीत की, लेकिन वो हो नहीं जी। पाया। बट ऐसे जी लेखक कहाँ होते हैं आज, सविता? कहाँ होते हैं ऐसे लेखक आज? आज जो नीरज जी वो सिर्फ लेखक ही नहीं, नागर जी का मैं एक और बताऊंगी। कहीं कहीं आप देखेंगे व्यक्तित्व में बहुत कमाल की बात होती है, और कहीं कहीं किसी व्यक्ति के कृतित्व में बहुत कमाल की बात होती है। लेकिन नागर जी एक ऐसे लेखक हैं जिनका व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों ही कमतर नहीं है किसी भी एक पक्ष पे। मैं जब नागर जी की डॉक्यूमेंट्री करती हूँ, तो एक मुलाकात भी जिसकी नागर जी से हुई है नीरज जी, वो उनके बारे में इतना कुछ कहता है कि नागर जी को हम व्यक्ति बहुत बेहतरीन कहें कि हम लेखक बहुत बेहतरीन कहें। हम्म। जितने भी सम्माननीय लेखक जो हमारे आज जितने भी वरिष्ठ लेखक हैं, लगभग सबको मैं इस डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा बना चुकी हूँ। उन्होंने एक ही बात सबसे पहले कही। कोई कहता है ओ नागर जी बहुत बड़े व्यक्ति थे, कोई कहता है नागर जी ओ वो कमाल के फोटोग्राफर थे, कोई कहता, मतलब नागर जी के लिए इतने विशेषण लोगों ने मुझे दिए हैं। और यहाँ मैं एक छोटी सी आपको जरूर घटना बताऊंगी नीरज जी। मैं इस वृत्त जरूर। चित्र के लिए चौक में गई। चौक जो नागर जी की यूनिवर्सिटी रहा है और जिसके वाइस चांसलर लखनऊ। नागर जी रहे। लखनऊ। 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 लखनऊ में एक लखनऊ का एक हिस्सा है चौक, और हम्म। चौक जो है लखनऊ पूरा ही नागर जी के नाम से। पर यह एक अद्भुत मेरे साथ घटना हुई। हम नागर जी के घर जा रहे थे,
चौक में एक शाहजी की कोठी है, जो बहुत ही ऐतिहासिक इमारत है, जिसमें बेगम हजरत महल भी रही हैं उस कोठी में। वो नागर जी का निवास स्थान रहा है। तो हम वहां पर जा रहे थे और अनफॉर्चुनेटली कुछ वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही थी किसी के घर की, तो वो मुख्य गली जो थी वो बंद थी। तो मेरी पूरी टीम जिसमें कैमरा सब लोग थे, तो हम दूसरी गली ढूंढने लगे, क्योंकि मैं पहली बार मैं भी जा रही थी। तो हम ढूंढते ढूंढते हमें लगा, अरे मेरे मुंह से निकला सभी अरे नागर जी का घर भैया कोई बता दे ऐसे। आप देखिए नीरज जी, आपको विश्वास नहीं होगा, एक खच्चर वाला खच्चर खच्चर पर मलबा ढोने वाला एक व्यक्ति मेरी तरफ मजदूर मुड़ता है और मुझे कहता है, कौन हो, कहाँ ढूंढ रही हो बिटिया, नागर जी के घर जाई हो। मुझे लगा कि नागर जी एक लेखक, जिनके मृत्यु को कितने वर्ष हो चुके हैं 90 के बाद, और ये अनपढ़ व्यक्ति जो मलबा ढो रहा है, ये नागर जी से कैसे परिचित है। तो मुझे लगा ये कोई और धनी सेठ नागर जी की बात कर रहे हैं, कोई और उनका घर बन गया होगा। तो मैं कहा, भैया आप जिन नागर जी को बोल रहे हैं, मुझे उनके यहाँ नहीं जाना। मुझे कहता, बिटिया लेखक नागर जी के घर जाई हो ना। वाह। मैंने कहा, आप देखिए मुझे गूज बॉम्ब्स हो रहे हैं। मैंने कहा, आप नागर जी को जानते हैं जो लिखा करते। अरे बेटा, तो और कौन नागर हुई है यहाँ, ऐसे बोले वो। कहते और क्या कौन बात। नागर, अरे नागर जी के घर काहे नहीं ले जाएंगे, आओ हमने से नागर जी। और वो थ्रू आउट नीरज जी, जब तक वो 5 मिनट में हम मुख्य सड़क से नागर जी के घर तक नहीं पहुंचे, वो व्यक्ति नागर जी के, अरे का नागर जी रहे बिटिया, हम काहे नागर जी नाही जानी है, नागर जी को कौन जो नाही जानी है, वो चौक में कैसे रह सकते है बिटिया, ये क्या चौक तो बात। नागर जी का घर। मतलब ही वॉज नॉन स्टॉप, ही वॉज टॉकिंग अबाउट नागर जी। और जब मैं वहां गई तो मुझे लगा इस व्यक्ति ने अपना काम छोड़ के अपने खच्चरों को लेते हुए यहाँ आया है। तो मैंने उसे बड़े झिझकते हुए कहा, भैया आपने मेरे लिए समय बिताया है, तो आप ये 100 रुपया मेरे। नीरज जी, उसने मेरे आगे ना ऐसे कर दिया, ए बिटिया का पाप करत हो, अब हम नागर जी के का घर बताए का पैसा ले हो। ओहो। ऐसे करके नीरज जी, मतलब ये है नागर जी, वाह वाह, उन आम क्या बात। जनों के लेखक है वाह। नागर जी, उन आम जनों को लिख कर गए हैं नागर जी, कि एक मजदूर भी नागर जी के निवास पर यूं करके जाता है नीरज जी। जो व्यक्ति आज भी उस घर के आगे से जाते हैं, वो नागर जी तो नागर जी। यहाँ मैं बा का जिक्र करूंगी, हम लोग बा कहते हैं नागर जी की पत्नी। बा को आज भी लोग प्रणाम करना, नागर जी से अधिक मैंने वहां पर बा के लिए जो तारीफें, जो उनके लिए उनके किस्से, जो बा के लिए उनका सम्मान सुना, वो शायद नागर जी जिसे कहते हैं पूरे दोनों दंपति, इतना सम्मान, ये है नागर जी नीरज जी। उनकी मृत्यु के इतने वर्ष बाद भी हर आम जन उनसे जुड़ा हुआ है। तो आपने मेरा तो सौभाग्य है। आपने आपने वो जो क्या होता है कि कुछ लोग ना अतीत में जीते हैं, अतीत में, जी। जी। कि हमारे परिवार वालों ने ये किया, ये किया, जी। ये किया। जी। तुमने क्या किया? सवाल मैं उनसे करता हूं, दोस्तों, तुमने क्या किया? वो सही बात है नीरज ये जी। महत्वपूर्ण है। वो जो बिल्कुल। पुराने लोग थे वो तो अपनी अपनी एक लेगेसी छोड़ गए कि आप उसे आगे ले जा सके। अगर ले बिल्कुल जा नीरज सके जी। तो आप सुपात्र हैं, नहीं तो आप, पहला शब्द नहीं बोलूंगा, पात्र हैं। नीरज जी, तो यहाँ मैं एक बात आप। और कहूंगी। यहाँ एक बार और, यहाँ मैंने संदीपन से सुना था, मैंने अक्सर संदीपन से पूछा था कि संदीपन, तुम अपने नाम को संदीपन विमल कांत क्यों लिखते हो, तुम नागर क्यों नहीं लगाते। संदीपन ने बहुत बाद में नागर शुरू किया। अ, उनके पिता का नाम स्वर्गीय श्री विमल कांत नागर जी था, वो इधर से। और नागर कोई जाति नहीं है। नागर गुजरात में दो स्थान हैं, दो नगर हैं, वर्णनगर और विसनगर। आदरणीय मोदी जी भी वहीं से हैं। तो उन नगर के जो निवासी हुए, वो नागर कहलाए। तो मैं संदीपन को कहती थी, तुम नागर क्यों नहीं लगाते। वो कहते हैं कि ये हमारे घर की परंपरा, इसे तुम संस्कृति परंपरा जो कहो, पर नागर लगाने के लिए हमें पहले नागर लगाने वाला कार्य करना पड़ेगा। जब हम वाह। नागर लगाने योग्य होंगे तभी हम नागर लगा पाएंगे। तो जब संदीपन को वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकेडमी रंगमंच में उनके योगदान के लिए मिला, उस दिन उनकी माँ ने कहा कि अब तुम नागर लगाने योग्य हो गए हो। वाह वाह तो वाह वाह वाह। नागर सिर्फ नाम नहीं है नीरज जी।
मेरे नाम के साथ मुझे हर पल ये नागर का जो टाइटल है, ये मुझे एहसास दिलाता है कि मैं मुझसे कुछ ऐसा हो, जैसे ईश्वर नागर जी भी अपनी कोट्स में लिखते थे, हे ईश्वर मुझसे कुछ ऐसा लिखवा दो कि मेरी लेखनी अमर हो जाए। ऐसे ही मैं हर बार कहती हूँ, हे ईश्वर मुझे ऐसे कार्य करवाना कि ये नाम लगाना मेरे लिए सार्थक हो जाए। अवश्य तो होगा। मैं और आप कर रही हैं सविता। आपने मैं मुझे मालूम है आपको, जो नागर जी की लेगेसी को बरकरार रखने के लिए माँ के माध्यम से अचला जी, आदरणीय अचला जी, और जी संदीपन, वो तो आपके पति थे, जी उसको करने के लिए आप जो कार्य कर रही हैं आज, जो एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो आप बता रही हैं ये भी अपने आप में बड़ा भारी डॉक्यूमेंटेशन है दोस्तों। ये कार्यक्रम आप यूट्यूब पर भी देख सकेंगे आज रात के बाद, मैं आज रात को इसको पोस्ट कर दूंगा। तो आप जो कर रही हैं वो काम, और उस काम को करने में आपको कितनी बाधाएं आ रही हैं ये मैं जानता हूं। जी नीरज मैंने जी। मैंने वहीं के लोगों से सुना है। आप बताइए कैसे कर रही हैं उस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए आप। नीरज जी, सबसे पहली तो समस्या मेरे साथ ये थी कि नागर जी से इसका आगाज अगर मैं कहूँ तो ये आदरणीय अम्मा जो है, जो माँ डॉक्टर अचला नागर जी, ये माँ ने वाह किया। वाह वाह मैंने वाह, जब उनसे क्या ये बात। अपनी मंशा बताई कि मुझे छोटे मामा जी की ये बहुत इच्छा थी, उन्होंने माँ मुझसे ये कभी कहा था, अपनी इच्छा जाहिर की थी कि सविता कभी मैंने हाल ही में नीरज जी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है शेल्टर होम्स के नाम से। जी मैंने आपको लिंक भी भेजा था। उस डॉक्यूमेंट्री ने सौभाग्य से मुझे एक बहुत कमाल की टीम, जिसे सौभाग्य ही कहा जाएगा, मेरे साथ जी। है। वो डॉक्यूमेंट्री जब मैंने बनाई और वो भी अभी दूरदर्शन की वेबसाइट और इस पे, और दूरदर्शन ने उसको 2-3 बार जो है दिखाया है, उससे मेरा बहुत कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस कब आया, मुझे याद है हम्म, वो डॉक्यूमेंट्री बन गई थी और अम्मा घर आई हुई थी नवंबर हम्म, में, उससे भी पहले की बात है जब संदीपन जीवित थे। माँ आई और मैं और मन्नत, उसको लिखा मन्नत ने था और निर्देशित मैंने किया था। वाह। और भाषा अंग्रेजी है उसमें, तो वो दिल्ली के शेल्टर होम, मुझे था मुझे डॉक्यूमेंट्री करनी है और मेरे मेरे शहर का टॉपिक होना चाहिए। तो मैं जब हम्म, भी आती थी देखती थी रात को, हमें हमारे घर में तो घर होते हैं, छतें हैं हमारे सर पर वो बेचारे रैन बसेरे, वो रैन बसेरे बहुत मुझे हॉन्ट करते थे कि कैसे लोग कुछ दिनों ठिठुरती ठंड में वहां होते हैं। तो जब वो किया और अम्मा आई हुई थी, और माँ हमारे लिए बरगद है, बरगद का वृक्ष है, तो उन्हें अपनी कोई चीज दिखाना, और फिल्म माँ ने तो क्या कितनी फिल्में, माँ की बड़ी बड़ी फिल्मों के नाम। तो पहले तो बहुत घबराहट थी, लेकिन माँ से हम लोग सब कुछ शेयर करते हैं कि माँ मैं ये कर रही हूँ, अब मैं फला चीज कर रही हूँ, तो हमारा टेलीफोन पे रहता है। और ये हुआ कि माँ को फिल्म दिखानी है, हम्म, और नीरज जी जब रात को हम लोग फिल्म दिखा रहे थे माँ को, मन्नत और मैं लिटरली हम लोग कांप रहे थे कि हम जिनके नाम से फिल्म, जो इतना बड़ा फिल्म का नाम है, हम उन्हें अपना काम दिखा रहे हैं। और मुझे हम्म, याद है, मैं माँ की मुद्रा नहीं बता सकती अभी आपको, कि माँ ने बहुत अपने टेक्स्ट को अच्छे से देख के, एक एक फ्रेम माँ ने देखा, हम्म, और मुझे और मैं और मन्नत फिल्म को नहीं, हम माँ को देख रहे थे कि उनके भावों को देख रहे थे कि क्या भाव आ रहे हैं, क्या पता नहीं कैसे कमेंट मिलेंगे या कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, पता नहीं। लेकिन माँ ने जब वो फिल्म देखी तो उन्होंने हम दोनों को, उन्होंने कहा बढ़िया स्क्रिप्ट, और मन्नत को उन्होंने इतनी खुश हुई कि चौथी जनरेशन जब परिवार की लिनेज को कहीं ना कहीं उसमें आती है, तो बहुत अलग खुशी बड़ों को होती है। तो अम्मा ने हम्म, कहा मैं भाषा पर नहीं कहूंगी, जबकि भाषा सबकी भाषा ही कम्युनिकेशन है, हिंदी हमारी भाषा, और मैं जरूर चाहूंगी कि तुम हिंदी भी बहुत अच्छी कैरी करो, लेकिन हम्म, तुमने अंग्रेजी को इतना अच्छी अंग्रेजी तुमने ये स्क्रिप्ट की है। और मुझे उन्होंने निर्देशन के लिए कि एक एक शॉट मुझे, हर चीज माँ ने जैसे बताई होगी पूरे विस्तार से, नीरज जी, हम्म, उसने मुझे वो जिसे कहते कॉन्फिडेंस दिया कि मैंने तब अम्मा को अपने ये बात बताई कि माँ मेरा बड़ा मन है, और मामा जी की इच्छा थी, आज वो दुनिया में नहीं है, मुझे नाना जी पर अब मुझे लगता है मैं काम कर सकती हूँ। तो माँ ने कहा बिल्कुल तुम बहुत अच्छा करोगी काम। और बस अगली मुलाकात में जब माँ आई तो मैं पूरी तैयार थी, मैंने सबसे पहला इंटरव्यू माँ का किया, और माँ ने मुझे इतनी
सारी मतलब बातें, चीजें जो जिसको मैं अभी फुटेज कहूंगी जब तक वो लगती नहीं है, कि मेरे पास पूरे नागर जी की माँ की आंखों से देखा हुआ सारा इतिहास मेरे पास रिकॉर्डेड है। तो ये शुरुआत भी वाह। अम्मा ने कराई। संदीपन और माँ मेरे साथ हमेशा चलते हैं नीरज जी। लोग कहते हैं मृत्यु हो जाती है, पर मेरे पास प्रमाण है। मुझे ऐसा आभास होता है कि संदीपन मेरे साथ हैं, अभी भी हैं। वो बिल्कुल मेरा सहयोग करते हैं। और नागर जी स्वयं, मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं। मेरे पास नीरज जी सबसे बड़ी कमी थी, नागर जी के वक्त के लोग नहीं रहे। और मुझे था अगर अब भी ये फिल्म नहीं बनी, तो जो अभी कुछ 3-4 पर्सनालिटीज ऐसी हैं जिन जो नागर जी के साथ रही हैं, जिन्होंने जिया है, जिनमें श्री लालजी टंडन, अब तो वो भी नहीं रहे देखिए, पर मैं उनको पिक्चराइज कर चुकी हूँ। और कई हैं जो एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, पद्मश्री आदरणीय योगेश प्रवीण जी, जो अभी नहीं रहे, वो इस हम्म। डॉक्यूमेंट्री में है। तो इतने लोगों का इसमें समावेश हुआ। आदरणीय रामदरस मिश्र जी हैं, आदरणीय नासिरा शर्मा जी हैं, आदरणीय कुसुम अंसलान जी हैं इसमें। लखनऊ के वो आम और खास इसका हिस्सा बन चुके हैं, जहाँ नागर जी पान खाते थे, जहाँ नागर जी ठंडाई पीने जाते थे। वो गलियां वाह, हैं, वो घर है, क्या बात है, क्या बात वो है। आम जन है जिन्होंने नागर जी के साथ जिया है। तो अभी प्रोसेस में है नीरज जी, और सबका हमें मुझे हमें उस डॉक्यूमेंट्री का इंतजार है। और जी संजय देढ़ा साहब कह रहे हैं, देढ़ा साहब कह रहे हैं, नागर जी को बारंबार प्रणाम। और ये एक कॉम्प्लीमेंट मुझको भी दिया है इन्होंने। हम्म निशान जी कह रहे हैं, नीरज भाई आपने बहुत सुंदर बात कही। और उसके बाद इन्होंने एक बात और कही है मेरे बारे में। कहते हैं आपकी आवाज में सयानी जी जीवित हैं। अरे सयानी जी हैं, बाकायदा हैं। जी वो हमारे अग्रज हैं, उनसे हमने सीखा है कमर्शियल कैसे बोलते हैं। और आज उनकी रिकॉर्डिंग सुन सुनकर, वयोवृद्ध हो गए हैं, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग सुन सुनकर हम जो है इस बात को करते हैं। मुझे याद है कि नमक हलाल का जब ऐड बना था, बहुत पहले जब नमक हलाल फिल्म आई थी, तो उसकी रिकॉर्डिंग सुना करते थे हम, सविता। और रिकॉर्डिंग के बिल्कुल। अंदर बोलते थे वो, अमीन साहब ने उसको बोला था, ना इंसाफी के मुंह पर प्रकाश मेहरा का तमाचा, ना वारिस। मुझे तो उनका बहनों एनीवे, और भाइयों कभी नहीं भूलता है। बहन और भाइयों, बहनों और हाँ वो भाइयों। अमीन साहब लेजेंड हैं, लेजेंड हैं। और मैं यहाँ तो एक साहब ये बात हम, और कहूँ, अमीन हाँ, साहब से भी अम्मा जो हैं उनको भाई भाई साहब कहती हैं। तो जितने भी ये लोग हैं, सभी से मुझे लगता है मैं भी कहीं ना कहीं पारिवारिक रूप से जुड़ी हूँ। और बिल्कुल। ये अपने निशान जी कह रही है, ये वृत्त चित्र जिसकी बात आपने की, भावुक करने जी वाला है, मैंने दूरदर्शन पे देखा है। और ये कह रही हैं, अच्छा ये तो हो गई बात। ये शायद सुचित्रा की जी बात कर रहे हैं। कह रही हैं मन्नत इज वेरी टैलेंटेड। मन्नत की बहुत तारीफ कर रहे हैं सब लोग, और उसमें नीरज पूरे जी, परिवार का एसेंस है। मैं यहाँ एक बात और कोट करूंगी। मेरे हम्म, और मन्नत के जीवन में, हमारी जीवन की प्रगति में, सुचित्रा हम्म, जी जो है, उनका बहुत बड़ा रोल है। क्या बात है, क्या मैं बात है। देखिए, मन्नत के ऊपर उनका आशीर्वाद कि आज मन्नत दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में है। तो चित्रा जी का हम्म, मार्गदर्शन मिला हमें उस वहां तक हम्म, जाने के लिए। दूसरा मैं कहूँ कि आकाशवाणी में जो मेरा उद्बोध का कैजुअल अनाउंसर, जो मुझे हम्म, वहां पर मैं वहां पहुंची हूँ। उस जो हमारा इंटरव्यू राउंड हुआ था, वहां सुचित्रा जी थी। तो मुझे लगता है मेरे और मन्नत पर, चूंकि आकाशवाणी हम सबका आज जिसे कहते हैं हमारा बिल्कुल, हमारा प्रेम है, बिल्कुल। हमारा मूड है वहां से। तो वहां तक जाने में सुचित्रा जी को जब मैंने देखा, उस बहुत सारे, क्योंकि इंटरव्यू इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार धड़कनें बढ़ाता ही है। पर सही बात उन्होंने है। मुझे इतना सहज किया कि मुझे लगता है कि मुझे वहां तक पहुंचने में, जब मैं वो सुबह सुबह फेडर ऑन करती हूँ, तो मुझे सुचित्रा जी का चेहरा, वो खनकती प्यारी आवाज सुनाई देती थी। निशा और मैं निशांत उन्हें कहती है, फॉलो भी मन्नत, करती हूँ। मन्नत में आपके पूरे परिवार का एसेंस है। ये आगे कहती हैं काव्य में इतिहास कर रही हैं आप। इसके आगे कहती हैं जीवे हैं आपकी, और सविता जी की आवाज सचमुच बहुत प्यारी है। ओए इस बार मुझे भी कॉम्प्लीमेंट मिल गया सविता। और अच्छा, नीरज जी, उसके मुझे बाद आपसे एक शिकायत भी है। आप वो क्या? जो अपने टक टक ऐप, वो टटर ऐप की बात करते हैं, तो उसमें कुछ जोक्स मैंने भी किए हैं।
हाँ हाँ हाँ, कुछ हाँ, कुछ यस। जोक्स मेरे भी दोस्तों, हैं, आई डोंट नो आपके सबके हैं कि मैं नहीं। अभी बोलता हूँ, शिकायत दूर कर दूंगा दोस्तों। एक मैंने और हमारे जो मित्र हैं, हमारे फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड अजीत गुप्ता, उन्होंने मिलकर एक ऐप बनाया है। उसका नाम है टर टर ऐप। आप गूगल ऐप स्टोर से डाउनलोड कीजिए या एप्पल से डाउनलोड कीजिए। ग्रीन कलर का मेंढक है, उस पर लिखा है TAR ऐप। इसको डाउनलोड करिए, अपना नाम लिखिए, अपना मोबाइल नंबर लिखिए, और अनलिमिटेड जोक्स सुनते जाइए। और उस जोक्स में कौन कौन है? उसमें है सविता, हाँ सविता शर्मा बिल्कुल, मुझे नागर। मुझे हमेशा उसमें लगता था कि आप मेरा नाम कभी नहीं लेते। ना, मैं अब लूंगा, मेरे से गलती होगी, माफ करें मुझे। उसके बाद है सुचित्रा गुप्ता, और उसके बाद है जी। ये खादिम आपका नीरज शर्मा। हम तीनों हैं। वो सुनते जाइए, टाटर ऐप डाउनलोड जरूर कीजिए और सुनिए। अच्छा, निशान जी कह रही हैं सविता जी गजल और कविता भी लिखती हैं। माय गॉड, हाँ ओ जी, एम अभी जी, बस बहुत कर दिया। नीरज जी, मैंने जैसा कहा कि मेरे लिए नागर जी सर्वप्रथम, हम्म, फिर माँ, हम्म, अम्मा की वाह। कहानियां, नागर जी के उपन्यास और संदीपन की बातें, ये मेरा लेखन का स्कूल है। संदीपन से जब कोई भी चर्चा होती थी, वो कहते क्या है लेखन को, उन्होंने मुझे सभी विधाएं, जैसे मैं अम्मा जब जब आती हैं तो हम हम्म, लोग अम्मा को बिल्कुल ऐसे हम विद्यार्थी बन जाते हैं कि वो हमें हम्म, वो सारी हम उनसे जितना भी उनसे सीख सकते हैं। और फिर वही जी, कहूंगी कि उसे पढ़ पढ़ के मुझे स्कूल मेरा बना। और दो कहानियां, निशा जी चूंकि उस पत्रिका की सह संपादिका हैं, तो बहुत साहित्यिक पत्रिका है, हिंदी अकादमी उसे प्रकाशित करती है। तो हम्म, मेरी दो कहानियां उसमें छपी हैं। और एक उपन्यास मुझे याद है, मुझे एक वन लाइन मिली थी, जैसे नागर जी को नाचियो बहुत गोपाल मुझे सबसे मेरा प्रिय उपन्यास है। जब मैं उस कथानक हम्म, पे कोई इतना खूबसूरत लिखा जा सकता है, तो जब मैं पढ़ती हूँ तो एक उनको घटना पता चली थी कि कोई ब्राह्मणी किसी मेहतर के साथ भाग गई, धनी ब्राह्मण की पत्नी। हम्म, आप देखिए उस एक लाइन पे नागर जी ने 500-600 पेज लिख डाले। तो जब मैं ये शुरू कर रही थी, मेरा जो उपन्यास है ये भी एक जनजाति महिला पर है, और राजस्थान का परिवेश है इसमें। तो जो भाषाएं मैं कहती हूँ, मुझे बहुत मजा आता है जब मुझे भाषाओं पर, जो मेरी एक कहानी है ओरी राधा, ब्रज भाषा है, किसी में पहाड़ की भाषा है, इसमें राजस्थान की मेवाती भाषा है। तो उसके ऊपर मुझे एक लाइन मिली थी कि एक विवाहित स्त्री थी जिसको किसी धनी व्यक्ति, ब्राह्मण व्यक्ति से प्रेम हुआ, और एक संतान उससे वो पैदा करती है। और उसका जो धर्म वाला जो पति है, उसकी मृत्यु पे जब उसका श्रृंगार तोड़ा जा रहा होता है, तो वो ये ऐलान कर देती है कि मैं विधवा नहीं हूँ, मेरा पति जीवित है, मेरे बच्चे का पिता जीवित है। तो ये मैं मुझे एक दलित महिला, एक जनजाति की महिला जो आज भी इतना आपके सामने बैठ नहीं सकते सामने, वो इतनी बड़ी बात हम्म, कह दे। तो हम्म, पर आज मुझे लगता था मैं कितना लिख पाऊंगी, पर मेरे 300 पेज हो चुके हैं उसके। और मुझे लगता है कि वो अब उपन्यास बन चुका है, पहला ड्राफ्ट उसका पूरा हुआ हाँ, है। तो ये हाँ, कहानी, उपन्यास, ये मुझे स्कूल मेरा हम्म, नागर जी हैं, और हम्म, माँ है, और हम्म। संदीपन की बातें, और संदीपन की जो उनके साथ काम करके जो मैंने सीखा है। अच्छा, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। नहीं, मुझे आपसे जी। एक नहीं, एक पूछूं, दो पूछूं? दो पूछूं, एक पूछूं? दो सवाल पूछने। जितने भी पूछ लूं? मैं पूछता आपके हूं सवाल। आपके घेरे। जी। नहीं, आप कुछ कहिए ना, आप कुछ मैं कह रही कहिए। हूँ, मैं अब आपके घेरे में हूँ, इस फॉर्मेट में कैद हूँ, तो जब तक आप मुझे अनुमति नहीं देंगे तो मैं निकल तो सकती नहीं हूँ। तो आप एक दो तीन जितने भी प्रश्न कहें। निकलने नहीं दूंगा आपको मैं। जी। मैं भी खड़ी देख रही ऐसा थी। है कि कोई कविता याद है आपको अपनी, छोटी सी? नीरज जी, उसके उसके लिए मुझे अपना मोबाइल खोलना पड़ेगा। मैं मन्नत की चले सर्विस चले, लूंगी चूंकि तो निशा जी, छोटी सी कोई कविता हो, निशा जी ने कहा भी आप मुझे लिखती यूं हैं। तो चूंकि मुझे चाहे ब्रिज शब्द भाषा शब्द की हो, नहीं पढ़ चाहे पाऊंगी, चाहे ब्रिज भाषा की हो। मैं आपको अपनी कहानी का कुछ अंश जरूर बता सकती हूँ कि ब्रिज भाषा की कविता अ, आप बताइए जी। मुझे जरूर। कहानी नहीं, का मैं अंश संवाद जरूर आप बोलूंगी। सुनाइएगा। मैं आप संवाद में बोलूंगी, आपको संवादों में ओके, बोलूंगी। मेरी ओके। मेरी लेकिन मेरी ये मैं आपसे बाद में मनो मेरी सुनूंगा। कविता निकाल दोगे? मैं आपकी कहानी का अंश जो है वो आप थोड़ा छोटा सा पढ़ के सुनाएंगे, वो मैं आपसे जी। कहूंगा कि आप दर्शकों को बाद में सुनाएं। उससे पहले मुझे याद है
कि जब आज से जी, 1.5-2 साल पहले पाहुजा फाउंडेशन का डॉक्टर सुप्रिया पाहुजा, मीनाक्षी पाहुजा जो देती हैं, जी, उनका जो एक फेस्टिवल होता है जिसके अंदर 5, 6, 7 नाटक होते हैं, उसका कंपटीशन होता है, तो मैं भी उसमें इनवाइटेड था और उन्होंने जी, अवार्ड देने के लिए आपको बुलाया था। आपको दोस्तों, ये बात मैं आपसे आपसे मैं शेयर करूंगा। संदीपन जो इनके पति हैं, उनको अवार्ड देने के लिए इनको बुलाया गया था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनको दिया गया था। और मैं और भारत भूषण शर्मा जो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, वो प्रत्यक्षदर्शी हैं इस घटना के। जब वहां से इनको अवार्ड दिया गया, अवार्ड लेके जैसे ये नागर जी की पुस्तकों को ऐसे लगा के आ रही थी, अभी निशा निशांत जी ने भी कहा कि मैंने देखा वो दृश्य जब वो बैग ऐसे चिपका के ले जा रही थी। इसी प्रकार से ये वो जो उस दिन वहां अवार्ड दिए गए थे उनको अपने सीने से चिपका के नीचे उतर के आ रही थी, एंड शी वाज हाईली इमोशनल। दोस्तों, मैं अग्रिम पंक्ति में बैठा हुआ था और मुझसे रहा नहीं गया और मैं उठ खड़ा हुआ, मैंने ऐसे हाथ फैला दिए और अ, सविता को मैंने अपने सीने से लगा दिया और ये बिलख बिलख कर रोई। याद है? नीरज जी, सविता, याद है? जी हम्म। बिल्कुल मुझे याद है। नीरज जी, आज तक मैं संदीपन के साथ बहुत अ, ऐसे अवसरों में जाती रही हूँ जहाँ शायद ये वाली जो कल्पना कोई करता नहीं है नीरज जी, कभी नहीं होती। और संदीपन और मेरे पास अभी बहुत कुछ योजनाएं थी और वो एक झटके में एक खबर के साथ जो है कुछ रुक गया। मुझे अभी संदीपन के जाने से पहले नवंबर में वर्ष हम्म। 2019 में मैंने हिंदी अकादमी के लिए एक नाटक किया था, बस एक बार। और वो एक पति पत्नी के प्रेम की ही कहानी थी। हम्म। उस उस नाटक में कोई बात बड़े नहीं, कोई बात नहीं। समय के बाद हम्म। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है, ये बात मैंने कही बहुत ही इमोशनल बात थी, तो शायद वो कुछ झटका लगा और मोबाइल या वो जो इंस्ट्रूमेंट था नीचे गिरा। कोई बात नहीं, सविता दोबारा आ जाएंगी। और मैं बताना चाहता हूं कि ये जयेश जी लिख रहे हैं, थैंक यू नीरज जी, आप एफबी के लाइव करने के लिए सविता जी के साथ। प्लीज एक बार आप बावला कोचर जी को भी लाइव में कोशिश करेंगे, लेकिन हम उन लोगों को लेके आते हैं जो हम्म, अपनी बात बड़ी सहजता से कहें। अच्छा, अब ये हमारी निशा निशांत जी लिखती हैं, आप कश्मीरी राजस्थान में रहवास, दिल्ली कर्म क्षेत्र, ब्याही गई ब्रज, लखनऊ मुंबई ससुराल, बहुभाषी हो गई। ये बहुत प्यारा बोलती हैं, यस, बहुत प्यारा बोलती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये लिख रहे हैं अमरजीत जी, थैंक यू सो मच सर जी, आप जी ने सविता जी का इंटरव्यू पंखा चला। इतनी सहजता के साथ ले रहे हैं, प्राउड ऑफ यू सर जी, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। और रश्मि मुदगल जिंगरान जुड़ी हैं, ये गुड इवनिंग नीरज जी, ये हमारे आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आई जमशेदपुर से हैं। हाँ सविता, आप कुछ कह रही थी, बता रही थी मुझे। हम्म। तो नीरज जी, ये नाटक जो मैं मुझे मिला, तो इसमें संदीपन की भागीदारी हुई। वो इसका नाट्य रूपांतरण मंच के लिए कर रहे थे और मैं निर्देशित कर रही थी। जी। पहली बार हम तीनों, मन्नत की भागीदारी थी, हम तीनों मंच पर थे। जी। इस नाटक को जब संदीपन ने लिख दिया था, पर कुछ दृश्य जो थे वो मैंने लिखे थे, जो हम्म। संदीपन को पता नहीं थे। और उन्हें भी नहीं पता था कि इस नाटक के बाद में हम कभी एक साथ मंच पर नहीं होंगे। हम्म। तो जब वो मंच पर आए, उन्होंने नाटक देखा और रिहर्सल में मैंने पूरा उन्हें दिखाया भी नहीं था। तो जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने मंच पर आकर मेरी पहली बार दर्शकों के आगे तारीफ की कि इसने हम्म। मेरे रूपांतरण से ऊपर जाकर इसने नाटक को रूपांतरित किया और बेहतरीन निर्देशन किया। वो शब्द नीरज जी, मेरे लिए वो शाबाशी उन्होंने दी। और उसके बाद में मुझे नहीं पता था कि कुछ ही दिनों बाद अब ये शब्द सिर्फ मुझे वीडियो में दिखाई देंगे।
तो वो जो आपने जिस कार्यक्रम का जिक्र किया, वो मेरे लिए ऐसा था जहाँ मुझे अकेले जाना था और मुझे संदीपन के बाद उनके ना होने का, जिसे कहते हैं, कि वो जो उन्होंने पुरस्कार दिया था वो संदीपन के ना रहने की बात के बाद था। तो मेरे लिए वो बहुत मुश्किल क्षण अभी तक है। पर मैं ये मानती नहीं हूँ मेरे साथ नहीं है नीरज जी, क्योंकि वो मुझे आभास देते हैं स्वप्न के माध्यम से, या जब मेरे काम कुछ रुकते हैं और अचानक से हो जाते हैं तो मुझे लगता है ये वो कर रहे हैं, और वो है सविता, मेरे और मन्नत के साथ। मैं जो मुख्य रूप से बात कहना चाह रहा था, मैं दो चीजों की समानता का वर्णन करना चाहता था कि जब आदरणीय नागर जी की पुस्तकों का बैग आप ऐसे लेके आई, जी। और जब आपको वहाँ पाहुजा फाउंडेशन के अवार्ड फंक्शन में संदीपन के लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला, तब भी आप ऐसे ही लेके आ रही थी। बिल्कुल नीरज जी, क्योंकि वो पूरा जीवन समेट कर ला रही थी मैं संदीपन का। वो हम्म। जीवन, उसका कहीं ना कहीं वो जो शील्ड थी, वो जो मोमेंटो था, वो संदीपन के पूरे जीवन का एक, जिसे कहते हैं, पुरस्कार था। और वो मेरे लिए उतना ही अ, दिल के करीब वाला था, जो मैं, जैसे नागर जी का मैं कहती हूँ कि अभी भी ओ, उन पुस्तकों को हाथ लगाती हूँ तो मुझे लगता है मैं नागर जी के हाथों को स्पर्श कर रही हूँ। क्या बात तो है। नीरज जी, संदीपन के विषय में अगर मैं यही कहूँ कि वो मेरा स्कूल है, वो आज भी मेरी इंस्पिरेशन, मेरी ताकत है। और मुझे उनके अधूरे काम और परिवार के जितने भी मुझे लगता है मैं अपने परिवार के लिए, मैं तो कुछ नहीं कर पा रही नीरज जी, वो खुद करके गए हैं। जैसे नागर जी कहते थे कि व्यक्ति कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं होता, व्यक्ति कभी विशेष नहीं होता, उस व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य जो है वो उसे विशेष बनाते हैं। तो ये कार्य जो है मुझे अवसर मिलते रहे, और मैं उन कार्यों को उतनी लगन और मेहनत से बस करती रहूं, और मैं वो आपको कार्य जो पूरी है पूरी सामने आए। शुभकामनाएं दूंगा, और आप में लगन है, इच्छा शक्ति है, आप साधन जुटाना जानती हैं, और तंत्र के खिलाफ लड़कर भी आप इस काम को कर रही हैं, मैं जानता हूँ। वो जो इंटरव्यूज वगैरह आपने जो लेने हैं, वो उसमें जी। कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है आपको, ये भी जी। मैं जानता हूँ। लेकिन हम उसका जिक्र ना करके हम बात करेंगे आपकी हिम्मत की, और आपके साधन संपन्न बन जाने की, कि आप साधन संपन्न बन रही हैं उस ऑड्स के खिलाफ लड़ते हुए। उस जो फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री है, जो आदरणीय नागर जी है उसको बनाने के लिए जिस तरह से आप प्रयासरत हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं बिल्कुल। और ये इससे पहले कि मैं आपकी कविता आपसे सुनूं, निशा निशांत लिख रही है, निशा निशांतनी जी ने एक बात और भी कही है, मैं जी। आपको जरा बता मन्नत, दूं कि मैंने इन्होंने कहा क्या कहा है। आप ध्यान से सुनिएगा इन्होंने क्या कहा है। निशा निशांत जी लिख रही कविता में। हैं, हेलो, निशा जी। निशांत जी लिख रही हैं, ये आपके और मेरे लिए लिखा है इन्होंने। आप दोनों हम्म। भाई बहन लिख रहे हैं, आंखों से, आवाज से, कहूं तो हर तरह से। थैंक यू, नीरज जी, थैंक यू। जो है नीरज जी, हमारी जिसे कहते हैं आकाशवाणी और हमारी ऑडियो की लाइन के, मैं कहती हूँ नीरज जी और सुचित्रा जी, इन ये हमारे स्कूल हैं निशा जी। हम जब इनके साथ काम करते हैं तो हम सीख रहे होते हैं। इन्हें निर्देशित करने की तो कोई बात ही नहीं है, बस इनका साथ होता है और काम बहुत खूबसूरत हो जाता है। थैंक यू, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये लिख रही हैं, निशा निशान जी लिख रही हैं, सविता जी ने दिल की दुकान, दहशत, बहुरानी आदि में गजब अभिनय किया है। इनसे हमें और अपेक्षा है इनके अभिनीत नाटकों की प्रतीक्षा में। और इनकी एक बता दूं, इनकी एक फिल्म मैं भी डायरेक्ट करने जा रहा हूं, मैं और अजीत भाई हम मिलके काम करेंगे। क्या बात है, क्या बात। अच्छा, मुझे एक और बता, अच्छा मैंने अपने आप ही बोल दिया, आप तो कुछ बोलिए। नीरज जी, आपकी बातों का, मुझे लगता है मेरे पास जितनी बातें हैं वो कितना भी समय हो वो कभी पूरी हो नहीं सकती। अच्छा, और मुझे एक बात आपसे भी एक बात पूछनी है बस, जी। अम्मा से कब मिलवा रही हैं? नीरज जी, मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं कहूंगी, पर अम्मा को बुलाने का सबसे ज्यादा काम जो होता है ना, और यहाँ मिलवाने का, वो ठाकुर जी जिन्हें श्री कृष्ण है। हम लोग रोज जब प्रेयर करते हैं तो कहते हैं, हे ठाकुर जी,
अम्मा को जल्दी लाइए, और अब बालक बन गए हैं। तो मुझे लगता है जुलाई के अंत तक कहें, या ये है कि अम्मा बिल्कुल आने वाली हैं, और मैंने वाह आपका वाह जिक्र वाह। बिल्कुल किया है। और अम्मा जब हम्म, जब आती हैं, मेरी एक और आकाशवाणी की हम सबकी बहुत चहेती, बहुत प्यारी है, काजल सूरी जी। जैसे हाँ। सभी के साथ उनका है, मेरे साथ भी बहुत स्नेह है। और काजल हम्म, के भी बहुत सारी जो बातें हैं जो मुझे बहुत आगे प्रोत्साहित करती हैं, बढ़ाती हैं। मैंने जो अपना उर्दू एकेडमी के लिए नाटक किया, तो उन्होंने मुझे पूरा पूरा अपने ग्रुप का जो है उनके ऊपर मैंने सबमिट किया, और उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म बना। तो काजल के ग्रुप में भी जब अम्मा आई हुई थी, तो माँ का साक्षात्कार हुआ था, और मैंने आपका जिक्र किया है कि दिल्ली में अम्मा, आपको सब लोग बहुत सुनना चाहते हैं। और मैं, ये तो कोरोना डेज हैं, मैं माँ को रूबरू दर्शकों के सामने लाना चाहती हूँ कि अम्मा सबसे मिलें, बात करें, एक मंच पर हम लोग सब लोग मिलें। वो तो शायद अभी जल्दी नहीं हो पाएगा नीरज जी, बट आपके कार्यक्रम में अम्मा को मैं बहुत जल्दी लाने आप वाली हूँ। जरूर लेके आइए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब माँ आपसे बात, क्योंकि माँ के साथ की जो बातें हैं, माँ के वक्त की जो बातें हैं, वो जब दर्शकों तक जाएंगी, तो मुझे लगता है वो बहुत अम, जिसका बहुत फायदा होगा हमारे हमारे से बाद वाले लोगों को भी। तो माँ जरूर। जल्दी ही आपके कार्यक्रम में आएंगे, ये मैं कह रही हूँ। थैंक यू। ये थैंक यू ये वेरी ये मच। ये पक्का वादा है। थैंक यू वेरी मच। देखिए निशा निशान जी क्या कह रही हैं, मैं नीरज भाई से बहुत प्रभावित हूँ। थैंक यू वेरी मच। आई एम ऑनर्ड हम सभी एंड हैं। हाँ बिल्कुल। हम सभी हैं। सविता जी आपका साक्षात्कार लें, मुझे उपलब्ध कराएं। सविता हाँ, अब तो मेरा इंटरव्यू लेना जी, पड़ेगा, है जी। बिल्कुल नीरज जी, मैं अच्छा। तैयार हूँ, बिल्कुल। अच्छा बिट्टो, क्या तुम्हें याद है 17 जून 1979 पैरेट कलर फ्रॉक? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मेरे पक्का कोई रिश्तेदार हैं जो ये कार्यक्रम वेद में जुड़े प्रकाश जी हैं। हैं, वेद प्रकाश जी सूदन। ये लिख रहे हैं, ये मेरे बिट्टो क्या तुम्हें याद है 17 जून 1979 पैरेट कलर फ्रॉक? ये मेरी बुआ के बेटे हैं, और ये इनकी बहुत साहित्य में रुचि है। और अच्छा। मैं इनसे बहुत साहित्य पर बहुत बात करती हूँ। तो हम्म। हाँ जी, बिल्कुल इन्हें मेरा बचपना याद है, बिल्कुल। बिल्कुल। मुझे फ्रॉक तो चलिए, याद नहीं है, पर मुझे ये याद है। बहुत ही बढ़िया लगा मुझे सविता आपसे बात करके। और आपके माध्यम से हमने संदीपन को जाना, हमने अम्मा को जाना, आदरणीय अचला जी को जाना, अचला नागर जी को जाना। और हमने अपने जो हमारे जो स्वर्गीय श्रद्धेय अमृतलाल नागर जी हैं उनके विषय में जो आपने बातें बताई। और एक गधा खच्चर ले जाने वाला आदमी भी उनको किस तरह से आपको पहुंचा के आया, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं, ये बताइए आप। नीरज जी, आपका शुक्रिया। आपसे बातें करते करते वाकई नहीं पता चला, वरना साक्षात्कार जो मैंने कहा, हर किसी की नहीं धड़कनें बढ़ती हैं थोड़ी नहीं, ये कि साक्षात्कार नहीं है। जी मैं बिल्कुल, ये हम इसे बातचीत साक्षात्कार रही नहीं कहीं ना। मानते हैं, ये तो बातचीत है। जी, जी, नीरज शर्मा इन कन्वर्स और सविता शर्मा नागर इन कन्वर्सेशन विद नीरज शर्मा, इट्स बिल्कुल नीरज कैजुअल। जी, इसमें बिल्कुल, कोई साक्षात्कार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर बिल्कुल नीरज साक्षात्कार जी। होता तो वो इसमें इतना रस नहीं आता। सही कहा ना मैंने? जी, तो बिल्कुल, मुझे भी मन्नत के लगा ही लिए, नहीं। अरे कविता तो सुनिए भाई, कह रही है कविता तो सुनिए भाई। मैं देखिए, निशा मुझे जी की मैं इस कमेंट निशा जी के इस मेरे कमेंट का फेसबुक पर इंतजार है। कर रहा था। ओके, कविता तो सुनिए भाई। नीरज जी, क्या है, मैं पूरी पूरी शब्द शब्द अभी पढ़ूंगी तो कहीं कुछ त्रुटि रह जाएगी। नहीं नहीं, और फोन आप पर सुनिए। मेरा साक्षात्कार चल रहा है। मैंने वो हाँ। लिखी थी, उसका जो एक दिन मैं एल्बम अपनी निकाल रही थी, और मैं और संदीपन तस्वीरों पर कुछ कोटेशन लिखा करते थे। और उसमें जी। ज्यादातर तस्वीरें होती थी जो कभी कभी आड़ी तिरछी मन्नत खींच दिया करती थी, या मन्नत के जन्मदिन पर होती थी। तो हर जी। जन्म दिवस पर हम कुछ ना कुछ, संदीपन की हैंड राइटिंग में वो होता था। तो हम्म। संदीपन के जाने के बाद बड़े कुछ महीनों के बाद में मैंने वो चेष्टा की, मुझ में वो हिम्मत आई कि मैं हम्म। संदीपन के वीडियो देख पाऊं, मैं संदीपन की जो है तस्वीरों को देख पाऊं। जी क्योंकि वो जी। कहते थे एक वक्त में व्यक्ति तस्वीर बन जाता है, और मुझे तब वो समझ हम्म। में नहीं आता था कि इसका क्या हम्म। मायने है। तो जब मैंने वो देखा, तो उसमें बहुत कुछ
जो है सामने आ गया। और जब जी। आया तो यादों की पिटारी से, तो हम्म। उसका ये शीर्षक बना, कुछ तस्वीरें, उसके ऊपर वो पूरी पूरी कविता है। तो हम्म। अभी चूंकि वो मेरे फोन में, मेरे फेसबुक पर है, और मैं अगर अभी सुनाऊंगी तो वो फोन पे चूंकि साक्षात्कार चल रहा है, तो यादें कुछ खट्टी कुछ मीठी कुछ इस तरह से वो बहुत वो, और वो कविताएं इतनी प्यारी बन गई। जबकि कविता हम्म। लेखन मेरा बिल्कुल भी मैं नहीं कर सकती, क्योंकि जोड़ हम्म। घटा गुणा और गणित से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे क्या लगता बात है है। मैं कहानियां बहुत अच्छी लिख, अच्छी तो पता नहीं, पर हम्म। अम्मा को जब मैंने अपनी कहानियां भेजी, और उसी तरह से हम्म। डरते डरते जैसे डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी, तो जब तक माँ ने पूरी कहानियां पढ़ी, और हम्म। उनका जब मेरे पास एक पेन उन्होंने मुझे दिया भेंट, कि मेरे हम्म। पिता हम्म। की पूरी विरासत में से यदि मेरे पास कुछ है तो उनका वो पेन है जिससे वो लिखा करते थे। क्या यूं ही बात है। अम्मा ने मुझे वो कलम भेंट की, वो पेन भेंट की। और वो पेन जो है मेरे लिए जिसे हम्म। कहते हैं नीरज जी, वो प्रोत्साहन बन गया, कि अम्मा ने मुझे कहा, या तो मुझे था मैं उस दिन के बाद कभी नहीं लिखूंगी, हम्म। यदि माँ का आशीर्वाद मुझे मिल गया, और माँ का हम्म। आशीर्वाद मिला नीरज जी। उन्होंने कहा तुम अच्छा लिखती हो, और अब इसे हम्म। छोड़ना मत। कलम की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है, और हम्म। लेखन से आप अपने सारे, आपके अंतर में जो भी चल रहा होता है आप उसे बाहर ला सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात जीवन है। के लिए भी बहुत कमाल है। और नीरज जी, 2 संकलन अभी चल रहे हैं। सौभाग्य हम्म। से जितने भी हमारे, मैं तो कहूंगी कि मेरा सौभाग्य है, इतने बड़े बड़े नाम उस संकलन में आ रहे हैं। अम्मा हम्म। उस संकलन में है, और मेरी भी कहानी उन लखनऊ में एक संकलन, हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं श्री दयानंद पांडे जी, हम्म। वो एक हम्म। संकलन लखनऊ पे निकाल रहे हैं, लखनऊ के लेखकों पर। हम्म। उत्तर जी। प्रदेश के लेखक है उसमें। और वहाँ हमारे परिवार की 3 पीढ़ियां, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे पता चला तुम लिखती हो। मुझे डर लगता है अभी ये कहते हुए, क्योंकि इतने बड़े बड़े लेखकों का परिवार, तो मुझे डर लगता है। मैं, हम्म। उन्होंने कहा कि ये मेरे संकलन का सौभाग्य होगा कि इसमें नागर जी के परिवार की अगर 3 पीढ़ियां इसमें आती हैं। और इसी वाह। तरह से एक और संकलन बन रहा है, उसमें भी एक कहानी मेरी जो है आ रही है नीरज जी। तो ये लेखन निर्देशन आजकल बस आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी का स्नेह, आप सभी का मुझे साथ चाहिए, ताकि मैं इस रास्ते पर जो चल रही हूँ नीरज जी, वो आप सबके बिना वो पूरा नहीं हो सकता। और देखिए, मैं इस पर बस एक मैं, शेर सुनाऊंगा चलो। दाग देहलवी का। जो हम्म। आपने ये बात कही ना अभी, इस पर जी। दाग देहलवी का एक शेर है। जी। हजार बार जो मांगा, हजार बार जो मांगा करो तो क्या हासिल, दुआ वही है जो दिल से कभी निकलती है। क्या बात, क्या तो ये आपके क्या लिए बात। तो सविता दिल से दुआ निकलती है। और देखिए, वो कह रही हैं निशा निशांत जी, मेरी भाभी सबसे प्यारी, ईश्वर ने सक्षम बनाया, ये लेजेंड है सुपर रुस्तम। और सुचित्रा जी कहती हैं आमीन। क्या बात है। तो लेकिन नीरज जी, ये भी साहित्य की ही बात है कि नागर जी से जुड़े हुए जितने भी साहित्य प्रेमी हैं, वो अपना परिवार कहते हैं। और नागर जी तो यूं भी सबको, जो उनसे मिल लिया वो उनके परिवार का सदस्य हो गया। तो निशा जी भी मेरी साहित्यिक परिवार बन चुका है, और मैं उन्हें जीजी कहती हूँ, मुझे भाभी कहती हैं। तो ये बहुत प्यारा सा रिश्ता भी मुझे कहीं ना कहीं नागर जी की बदौलत, अम्मा की बदौलत मिला है, संदीपन की बदौलत मिला है। तो बस इन सबका आशीर्वाद है, और मैं खुद तो कुछ भी बिल्कुल नहीं। है, हम सबका आशीर्वाद है। नूतन यादव जी लिख रही हैं, सविता शर्मा नागर जी सादर नमस्कार। ये भी मेरा कवित्री भी हैं, बहुत बहुत। साहित्य से संबंध है इनका। और सविता, मैं आपको, आपका शुक्रिया अदा करूं, आपको शुभकामनाएं दे रहा हूं। मन्नत को ढेर सारा प्यार, मन्नत को शुभाशीष, कि वो परिवार की परंपरा को हमेशा कायम रखे। ये बात जो आपने बताई, सुचित्रा जी ने भी बताई, ये मुझे नहीं मालूम थी। हम्म। लेकिन आज हमारे सभी जो हमारे मित्र जुड़े हुए हैं उन सबको ये बात पता लगी। उसके उस वो परमात्मा उसको उम्र दराज करे, और वो अच्छा लिख और अच्छा करे। नीरज जी सादर नमस्कार। नमस्कार नूतन जी। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप आई, आपको शुभकामनाएं देता हूँ, मन्नत को दुआएं देता हूँ। और ये मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले टाइम में आप मुझे अचला जी से जरूर मिलवाएंगी।
बिल्कुल, ये तो मैंने मैंने सभी सभी के सामने आपसे वादा किया है, और मैं जिम्मेदारी के साथ ये अपना वादा पूरा करूंगी नीरज जी। और जी। आपको मैं यही कहूंगी कि बहुत बहुत आपका आभार कि आपने मुझे इतने लोगों के साथ बातचीत करने का एक मंच प्रदान किया। और मेरी बहुत नहीं, सारी शुभकामनाएं आपके आगे आने वाले सितारों के लिए। और आप तो हमारा सबसे जो कहते हैं बड़ा वाला सितारा है, तो बहुत सारी आपको शुभकामनाएं मेरी। दो ने थैंक यू वेरी मच। और ये मंच आपका है, मेरा नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम का नाम अभी चेंज किया गया है, और आज ही एक नया, उसमें 2-3 दिन पहले ही एक नया उसका लोगो लगाया गया है। और आज हमारे साथ उस दिन, उसके बाद ये सविता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, सविता शर्मा नागर। और इस मंच का नाम है, आप सब जानते हैं, स्टार्स विद नीरज शर्मा। जी। तो नीरज शर्मा तो मैं हूँ, लेकिन ये स्टार आपके सामने बैठी हैं। बहुत अच्छा और लगा ये नीरज जी आपसे बात करके। और राकेश अब समय। कपूर, राकेश कपूर जुड़े हैं यूएस से। नाइस टू सी यू, सविता जी कह रहे हैं। ये सुबह सुबह उठ के हेलो। एकदम उन्होंने प्रोग्राम देखा है, इनको पता लगा होगा। वहां भी रात के इस वक्त रात नहीं, सुबह के 9 या 9:30 बजे होंगे। तो वो मैं वहां के लिए गुड मॉर्निंग कह देती हूँ, गुड हाँ मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग कहिए। राकेश भाई, गुड मॉर्निंग आपके लिए। तो ठीक है, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच सविता, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मन्नत के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि जीवन में आगे बढ़े। बहुत बहुत और, धन्यवाद, बहुत बहुत और फिर मिलते धन्यवाद हैं दोस्तों। सभी मैं को। आपको बता सभी को दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि ये प्रोग्राम जो आज यहाँ विराम ले रहा है, लेकिन ये पूरी सीरीज विराम नहीं ले रही है। आपको बता दूं, अगली शनिवार को, यानी 26 तारीख को, आज 19 है, 26 जून को हमारे साथ जुड़ रही हैं थिएटर जिनके नसों में दौड़ता है। थिएटर जो अपने परिवार की, अपने माँ बाप की लेगेसी को उन्होंने सिर्फ पकड़ के नहीं रखा, आगे बढ़ाया है। और वो कश्मीर से हैं। उनके विषय में अधिक बातें मैं उसी दिन करूंगा। उनका नाम है काजल सूरी। तो मिलेंगे आप काजल सूरी से। और थैंक यू वेरी मच। ये कह रहे हैं राकेश भाई, रियली एंजॉय नीरज जी, यू एंड योर स्टार्स। थैंक यू वेरी मच। और हमारी अगली स्टार काजल सूरी है, मैंने सबको बता दिया। आपने काजल का नाम लिया, मेरे दिमाग में बात आई कि मैं सीधे काजल सूरी का नाम ले दूंगा, मैंने ले दिया। ठीक जी। है, थैंक यू वेरी मच। और थैंक फिर यू। मिलते हैं हम लोग। बाय बाय, बाय बाय, सी यू। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय, बाय। मे गॉड ब्लेस यू।